मुझे वो दीपक तुम्हारा नाम सुन के ना वो राजू श्रीवास्तव का एक एक्ट याद आ गया। पता नहीं तुम लोगों ने राजू श्रीवास्तव का लाफ्टर चैलेंज वाला एक्ट देखा है कि नहीं देखा, जिसमें वो न्यूज एंकर कई बार आवाज चली जाती है ना संवाददाता से, तो उसमें वो बताते हैं दीपक, अरे दीपक, देखा है? अच्छा अच्छा, जॉब के साथ कर रहे हो? ठीक है ठीक है। तो कभी कभी हमारा दीपक से संपर्क टूट जाता है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, एरेस पे फोकस करते हैं। तो जो हमारा आज का एजेंडा है वो है इंट्रोडक्शन टू एरेज, एरे डिक्लेरेशन रूल्स, बाउंड चेकिंग, सॉर्टिंग के बारे में, एरे के लिए फंक्शन कॉल बाय पासिंग एरेज, टू डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, ये सब कुछ हमको आज पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू एरेज से। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एरेज। अनुराग बेटा मैंने पढ़ लिया आपका कमेंट, समझ गया मैं बात को, अभी क्लास पे फोकस करो। इंट्रोडक्शन टू एरेज। सो एरे इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। तो एरे का मतलब क्या होता है? एरे का मतलब होता है एक जैसी चीजों का कलेक्शन। पर कैसा कलेक्शन? लीनियर कलेक्शन। ओके, व्हाट इज लीनियर कलेक्शन? अगर मान लो एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है, छठवा यहाँ है, सातवां, तो क्या आप बता सकते हो कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है? क्या ये एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में है? बताइए, क्या ये एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में है? क्या इनको देखकर आप बता सकते हो पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है? नहीं बता सकते। लेकिन अगर एलिमेंट्स इस तरीके से अरेंज्ड है तो आप इजीली बता सकते हो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, यानी दे आर इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस, ठीक, एक लाइन में है, तो इसको बोलते हैं लीनियर कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन इसलिए क्योंकि दे आर मल्टीपल वैल्यूज, तो मल्टीपल वैल्यूज का एक ग्रुप है। सो एरे को आप और क्या बोल सकते हो? ग्रुप। ठीक है, एरे इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, सो एरे इज ऑल्सो नोन एज सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। देखो, एरे को और क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट वेरिएबल बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट वेरिएबल समझते हो? अच्छा, सबस्क्रिप्ट समझते हो? सबस्क्रिप्ट क्या होता है? हाँ, सबस्क्रिप्ट समझते हो? शायद मैथ्स में कई बार किया होगा, x1, x2, x3, x4, x5, ऐसे लिखते हैं। ये छोटा सा नंबर नीचे की तरफ लिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। मतलब किसी भी नाम में नीचे जो लिखते हो उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और ऊपर जो लिखते हो उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। यानी जो पावर लगाते हो वो हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में होती है, ठीक, और नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट है। तो बेसिकली x1 एंड x2 आर टू डिफरेंट डेटा, बिकॉज ये वन अलग हो गया, टू अलग हो गया। तो एरे इज ऑल्सो नोन एज सबस्क्रिप्ट वेरिएबल, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ऐसा लिख नहीं सकते, तो लिखने का दूसरा तरीका है एरे में। ठीक है, ओके। चलो, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग अगर पहले भी इस चीज को मेरे से पढ़ चुके हो तो आपको तो आंसर पता ही होगा, पर अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो मुझे बताओ जरा कि अगर तुम्हें 3 नंबर्स का एवरेज निकालने को बोला जाए, एक प्रोग्राम बनाना है 3 नंबर्स का एवरेज निकालने का, तो तुम कितने वेरिएबल्स बनाओगे प्रोग्राम में? बताओ। 3 नंबर्स का तुम्हें एवरेज निकालना है, 4 वेरिएबल्स बनाओगे, कुछ लोग 3 वेरिएबल्स बनाएंगे, ठीक है। 3 वेरिएबल्स बनाओगे नंबर्स रखने के लिए, और चौथा बनाओगे तुम एवरेज रखने के लिए। अभी नंबर्स को रखने के लिए तुम 3 वेरिएबल्स बना रहे हो, उनके बारे में सोचो, उनके नाम क्या रखोगे? मतलब उन 3 वेरिएबल्स के नाम क्या रखोगे? तो सभी लोग का आंसर सेम है, ए बी सी। ठीक है, सभी लोग क्या कह रहे हैं? वेरिएबल्स का नाम रखेंगे हम ए बी एंड सी। मुझे एक चीज बताओ, सब लोग अलग अलग नाम सोच सकते थे, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने सेम आंसर दिया, ऐसा क्यों? नहीं, अब मेरा आंसर सुनने के बाद तुम जबरदस्ती नाम चेंज कर रहे हो, बात अलग है। जबरदस्ती नाम चेंज कर रहे हो ना, ये दिखाने के लिए कि नहीं नहीं सर हम अलग सोचते हैं, बट एक्चुअल में तुम अलग कहाँ सोच रहे थे? पहली बार में तो तुम्हारे दिमाग में भी एबीसी आ रहा था ना। समझ में आया ना? तो हम, हर व्यक्ति अलग अलग दिमाग है, अलग अलग सोच रहा है, आपस में कोई सलाह मशवरा नहीं किया है, फिर भी सबने सोचा कि वेरिएबल का नाम ए बी सी रखते हैं। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम नहीं है, इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि सबके आंसर सेम आ रहे हैं। और देखो, इसका अपना एक साइंस है, इसका अपना एक साइंस है, माइंड रीडिंग का एक साइंस है। आपने देखा है ना, यूट्यूब पे एक बड़ी फेमस मजिशियन मजिशियन है या माइंड रीडर कह लो, सुहानी, आई थिंक सुहानी नाम है उसका, देखा है आप लोगों ने उसका चैनल? सुहानी शाह। हाँ हाँ हाँ, सुहानी। तो बहुत कम उम्र में उसने
बहुत अच्छा नाम कमाया है, बहुत अच्छा वो माइंड रीडिंग करती है, तो हर बार बिल्कुल सरप्राइज कर देगी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो सोच के बता देगी। दैट इज माइंड रीडिंग एंड दिस इज ऑल अबाउट साइंस। इट्स अ माइंड रीडिंग का अपना एक साइंस है, आप उसके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये कैसे होता है। एक साइंस तो ये कहता है कि आपके दिमाग में विचार डाले जाते हैं, मतलब आपसे अगर कोई सवाल पूछा है, आपका आंसर क्या आने वाला है वो पहले से मालूम है। नहीं क्या? हाँ, करण सिंह भी मजिशियन है, बिल्कुल सही। हाँ, तो अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तुम लोग सब मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड के हो ना, तो इंटीग्रेशन तुम्हें आता होगा, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? किसी को पता है? जैसे निशांत का कहना है 1/1 + x², शायद अनुराग भी यही कहना चाहते हैं। अभी मुझे लगता है कि और भी काफी सारे लोग यही बात कहना चाह रहे हैं, शैलेश ने भी यही कहा है। हाँ, ये बोल के बचा जा सकता है कि हम मैथ्स के बैकग्राउंड के नहीं हैं। एनीवेज, जितने लोग भी कह रहे हैं 1/1 + x², अगर मैं एक भीड़ में भी पूछूंगा ना, मैथ्स के स्टूडेंट से पूछूंगा ना, तो 100 में से 90 लोग आंसर यही देंगे, 1/1 + x²। जबकि ये डिफरेंशिएशन होता है, टेन इनवर्स एक्स का ये डिफरेंशिएशन होता है। सो ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपका आंसर यही होने वाला है। और मैं क्या कह रहा हूं, 90% लोगों का आंसर यही रहने वाला है, बहुत थोड़े से लोग हैं जो इसका सही आंसर कर पाते हैं। क्लियर है कि नहीं? हम्म। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ, एक रेस में 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, एक घोड़ा जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या जवाब दोगे? तो जो लोग टेस्ट पेपर सेट करते हैं, है ना, किसी भी एग्जाम का टेस्ट पेपर सेट करते हैं, वो जनरली इस तरह के सवाल रखते हैं, जिसको करके जब आप आते हो तो आप कहते हो अरे पेपर तो बहुत ही आसान था, मेरे से तो सारे बन गए। उसके बाद रिजल्ट देख के कहते हो कि नहीं यार, ये तो चीटिंग हुई है मेरे साथ, मेरे तो सारे सही थे। क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी है 1/4, यानी 25%। जबकि सही आंसर है 100%। भाई 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, एक घोड़ा जीतेगा, घोड़ा ही तो जीतेगा ना, गधा तो नहीं जीतेगा, चारों घोड़े ही है ना, तो फिर 100% हुई ना उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर मैं उन चारों घोड़ों में कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर बताऊं कि भाई वो सभी घोड़े अलग अलग कलर के हैं, जो सफेद वाला घोड़ा है वो जीतेगा, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। मेरी बात समझे क्या तुम? ये साइकोलॉजिकल गेम है, साइकोलॉजिकल गेम है। और जब तुम बहुत तैयारी करके इंटरव्यू रूम में जाते हो, कि तुम जीवन भर नहीं पढ़े हो, बस एक दिन में तुमने कुछ टेक्निक्स ऐसी डेवलप करी कि तुम सामने वाले को बुद्धू बना दोगे, तो तुम गलत फहमी में हो। जो इंटरव्यू ले रहा है उसको आदत है, वो तुरंत पता कर लेगा कि तुम सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, तो वो एक एक्सपर्ट है इंटरव्यू लेने में। तो वो जानबूझ के तुमसे ऐसे उसको जैसा करना है ना वो वैसा कर पाएगा। वो अगर तुम्हारा मॉरल डाउन करना चाहता है, तुरंत ऐसे सवाल पूछेगा जिसमें हर सवाल तुम्हारा गलत होगा। तो ये सब माइंड गेम। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे पूछा कि भाई 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो वेरिएबल्स के नाम क्या रखोगे? तो आप ABC बोल रहे हो, ये इंसान की फितरत है, बिकॉज सभी लोग हम फंडामेंटली एक जैसे हैं। इंसान हमेशा याद करने के लिए, मतलब दिमाग ऐसा बना हुआ है कि याद करने में मेहनत नहीं लगनी चाहिए। दिमाग क्या कहता है? याद करने में मेहनत नहीं लगनी चाहिए, दिमाग की टेंडेंसी ही यही है। अगर तुम फोन नंबर किसी का याद करना चाहते हो तो तुम कैसे याद करते हो? तुम उसमें देखते हो कि कुछ अलग है क्या, तुम उसमें पैटर्न को तलाश करते हो। ठीक है। यस पूनम कुमारी, मैं सारा पढ़ाना छोड़ के आपकी बात सुन लेता हूँ, बताइए क्या करूं मैं? बताइए पूनम। मैंने क्योंकि सॉल्यूशन तो बता दिया है पूनम, अगर आपने सुना है तो आप वहां कन्वे कर दीजिए बेटा, और नहीं तो अभी क्लास पे फोकस करिए, इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, है ना। अब आप डिस्टर्ब मत करिएगा, क्लास को पहले अच्छे से अटेंड करिएगा।
हाँ तो पूनम मैंने सबको बता तो दिया ना अभी। अभी क्लास को मत डिस्टर्ब करिए क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब रिकॉर्डिंग में ये सब बातें आप सुनना चाहोगे क्या? तो अभी क्लास में जो चल रहा है ना उस पर फोकस करिए और मेरी लय को मत बिगाड़िए। मजा नहीं आएगा नहीं तो आपको पढ़ने में। ठीक है? और ये बाकी लोग भी थोड़ा ध्यान रखा करो। क्लास में बिल्कुल इररिलेवेंट बातें तब तो बिल्कुल भी मत किया करो जब कोई चीज समझाई जा रही हो। ठीक है पूनम, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो 3 वेरिएबल्स बनाए गए ए बी सी, हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें ज्यादा याद करने में लोड नहीं लेना होता है। ये हमारे दिमाग की टेंडेंसी होती है। तो अगर हम किसी फोन नंबर को भी याद करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि फोन नंबर में कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। अच्छा, लास्ट में 1 2 3 आ रहा है। हाँ, कुछ कुछ हम पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर जगह हम ऐसी ही कोशिश करते हैं। इसीलिए तो हम पसंद करते हैं उन नंबर्स को जिसमें कोई पैटर्न बन रहा हो। जैसे गाड़ी का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, हम चाहेंगे कि ऐसा नंबर हो जिसको याद करना बहुत आसान हो। जैसे 1 2 3 4 बहुत ईजी हो गया, या 4 बार 6 बहुत ईजी हो गया। तो ये टेंडेंसी हमारी हर जगह वर्क करती है। तो हम सोच रहे हैं कि अगर प्रोग्राम में वेरिएबल्स के नाम लेने तो पहले तो हमें ज्यादा लिखना ना पड़े, तो सिंगल सिंगल लेटर के हों। फिर हम ये सोच रहे हैं कि वो 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों एलिमेंट एक पर्पज से यूज हो रहे हैं, तो क्यों ना उनके नाम में एक रिदम हो। तो हमने उनका नाम एबीसी रखा। अल्फाबेटिकली एबीसी लगातार में आते हैं, प्लस अल्फाबेट स्टार्ट भी ए से होते हैं, इसीलिए एबीसी ज्यादातर हम लेते हैं प्रोग्राम के अंदर। इसलिए पहली चॉइस वही है। ठीक है, पहली चॉइस हमेशा कौन होता है? जिससे हम फैमिलियर होते हैं। इसीलिए हमने वेरिएबल्स के नाम ए बी सी रखे। अच्छा सोचो, अगर मुझे 10 नंबर्स का एवरेज निकालने का प्रोग्राम बनाना हो। ठीक है, 10 नंबर्स का एवरेज निकालने का प्रोग्राम बनाना हो, तो फिर वेरिएबल के नाम क्या रखेंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे तक रहेगा ना। तो ये 10 वेरिएबल हो गए। ठीक है, यहां भी ठीक है। लेकिन अगर मुझे 100 वेरिएबल्स का एवरेज निकालना है, 100 नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो वेरिएबल्स के नाम क्या रखूंगा? क्या अब मैं ए बी सी डी ऐसे रखूंगा? अगर मुझे एक प्रोग्राम बनाना है टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 100 नंबर्स, तो क्या मैं अब वेरिएबल्स के नाम ए बी सी रखूंगा? नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा? क्योंकि अल्फाबेट्स तो 26 ही होते हैं। तो 26 के बाद लॉजिक खत्म हो जाएगा। जो एक पैटर्न बनना था वो तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आप अगर सोचते हो कि मैं कैपिटल लेटर स्टार्ट कर दूं, तो दिस इज योर स्पेसिफिक पैटर्न। मतलब तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि सभी लोग वही सोच रहे हैं, वो कोई ऑब्वियस तो है नहीं। मतलब हो सकता है मेरे दिमाग में आ रहा हो कि डबल ए डबल बी ऐसे लिख लूं, किसी के दिमाग में आ रहा है कि कैपिटल लेटर लिख दूं, किसी के दिमाग में कुछ और आ रहा है, किसी के दिमाग में कुछ और आ रहा है, लाइक। तो फिर वो कोई ऑब्वियस लॉजिक नहीं है कि जेड के बाद अब क्या आएगा, इसलिए आप अब वो नहीं लोगे। तो अब आपने सोचा कि नाम क्या रख लें? हम नाम रख लेते हैं, अलग अलग नाम रखेंगे वेरिएबल्स के। अब वेरिएबल्स के अलग अलग नाम रखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा। यस और नो? जैसे मान लो हमने सोचा अलग अलग नाम रखें, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, एक वेरिएबल बी नाम का, एक सी नाम का, है ना। ऐसे करके मैं वेरिएबल, तो मुझे 100 नाम सोचने पड़ेंगे। तो एक तो ये दिक्कत है। आपने कहा कि नहीं, वेरिएबल का नाम A1 A2 A3 ऐसा रख लेते हैं, तो A1, यार छोटा सा वन नीचे नहीं आ पाएगा, टाइपिंग कैसे करोगे? हाँ, सबस्क्रिप्ट में लिखने का कोई तरीका तो है नहीं, MS वर्ड तो है नहीं ये। तो वन इसके बराबरी से ही लिखा आएगा, A2 A3 A4 ऐसा रहेगा। पर अब ऐसा आपको लिखना बहुत पड़ेगा ना, A100 तक लिखना पड़ेगा। सो लिखने का काम बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। आपने कहा कि मतलब ऐसे लिखते लिखते लिखते, मतलब मैंने तो डॉट 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 बना दिया, लेकिन प्रोग्राम में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। A100 तक आपको लिखना पड़ेगा ना, A100 तक। और भी फिर कुछ वेरिएबल्स आपको बनाने पड़ेंगे। फिर आप यूजर से बोल रहे हो प्रिंट एफ एंटर 100 नंबर्स, एंटर 100 नंबर्स। अब स्कैन एफ लिखने वाले हो, स्कैन एफ में क्या करोगे? परसेंट ही लगाओगे। कितनी बार लगाओगे परसेंट? कितनी बार लगाओगे? 100 बार। कितना बड़ा हो जाएगा स्टेटमेंट? फिर लिखोगे एड्रेस ऑफ A1, एड्रेस ऑफ A2, ऐसे करते हुए एड्रेस ऑफ A100 तक। क्या वाकई में आप इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने वाले? सोचो जरा। इतना ही नहीं, एवरेज निकालने के लिए आपको सबको ऐड करना पड़ेगा, तो आप A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे लिखोगे ना। ऐसे करते हुए आपको A100 तक लिखना पड़ेगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसको 100.0 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो एवरेज आएगा। एवरेज तो चलो आपने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना लिया, ठीक। उसके बाद आप प्रिंट कराओगे। तो आप ये नोटिस कर रहे हो कि आपको
बहुत एडिशन करने में भी दिक्कत, मतलब कुछ भी जो कैलकुलेशन फॉर्मूला लगा रहे हो उसमें बहुत सारा लिखना पड़ेगा, स्कैनफ में भी दिक्कत आ रही है, आपको डिक्लेरेशन में भी दिक्कत जा रही है। सो ये प्रॉब्लम तब नहीं जा रही थी जब हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रहे थे। नहीं आई बात समझ में? आई ना बात समझ में कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स में 5-10 वेरिएबल बन रहे हैं मैक्सिमम, तो उनके नाम सोचने में इतनी तकलीफ नहीं हो रही है। पर जब बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो नाम सोचने में तकलीफ हो रही है। जैसे घर में अगर 2 ही बच्चे हैं तो आप उनका नाम सोचने के लिए, अरे खुदा ना खास्ता एक दिन तुम्हारी शादी होगी, जिसकी नहीं हुई है, शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, और वो एक जो समय आएगा तुम्हारे जीवन में, जब भी आएगा, उस समय तुम्हारा 8-10 महीने एकदम क्रिएटिव हो जाओगे। तुम हर दिन बस यही सोचोगे कि बच्चे का नाम क्या रखना है, और तुम बड़े यूनिक नाम ढूंढोगे, इंटरनेट पे सर्च करोगे, लोगों से पूछोगे, और कोशिश करोगे कि ऐसा नाम रखा जाए जो किसी ने सुना ना हो, जो ज्यादा लोगों का नाम हो ही ना। बोलने में चाहे तुम्हारी जबान लड़खड़ा जाए, इतना टंग ट्विस्टर वाला नाम हो, लेकिन फिर भी तुम चाहोगे कि ऐसा कठिन सा नाम रखा जाए, है ना? आप सोच के देखो, आज की जनरेशन में ऐसा ही हो रहा है। किसी भी स्कूल में, किसी भी क्लास के अंदर जाके देखो बच्चों के क्या नाम है, तुम हैरान रह जाओगे, कई लोगों के नाम प्रोनाउंस करने में ही दिक्कत जाती होगी। सोचो, टीचिंग का जॉब कोई आसान नहीं है, वहां टीचर जब अटेंडेंस लेती होगी सब बच्चों का नाम लेती होगी, सोचो जरा। पर इतिहास में ऐसी दुविधाएं नहीं थी। जरा बात करते हैं आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन की, या उनके भी पेरेंट्स की जनरेशन को। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा कि आपके दादाजी 6-7 भाई बहन थे, या आपके नाना नानी 7-8 भाई बहन थे। हाँ, सुना है आप लोगों ने ऐसा? अपने घर में, रिश्तेदारों में, अपने परिवार में, अपने पूर्वजों को देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि पहले के जमाने में हर घर में 8-8 10-10 बच्चे यूं ही दौड़ते भागते रहते थे। तब नाम सोचने के लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करता था। करता होगा क्या? अरे क्या हर साल यही काम है क्या? नाम ही सोचते रहेंगे, जीवन में कोई और काम नहीं करना है, खेती बाड़ी नहीं देखेंगे क्या? तो पहले लोग नाम सोचते नहीं थे इतना ज्यादा, इसलिए पहले के लोगों के नाम भी तुम देखना कैसे रहते थे। एक का नाम है राम प्रसाद, दूसरा हो गया लक्ष्मण प्रसाद, ठीक है? भोला राम, चोला राम, होता था कि नहीं होता था? और फिर फिल्मों से थोड़ा प्रभावित हो गए तो जितेंद्र, धर्मेंद्र, ऐसे नाम रखने लगे। मैंने तो देखा है कुछ घरों में जहाँ 6-6 7-7 लोग भाई बहन रहते थे, तो उनके सबके नाम में एक पैटर्न ढूंढा जाता था, क्योंकि याद रखना मुश्किल होता था ना। तो जैसे मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ पे सबके नाम प्र से शुरू होते हैं, प्रदीप, प्रभात, प्रमोद, प्रमिला। अब आप समझ रहे हो, प्र से शुरू हो रहे हैं, तो ये एक पैटर्न बनाया उन्होंने, याद रखना आसान रहेगा ना। और एक पता चलेगा कि हम सब एक हैं। हाँ, एक फ्लैगशिप बन जाएगी। या सभी के नाम भगवान के नाम पे रख दिए, जैसे मदन, श्याम, केशव, ठीक है, गोपाल, कन्हैया, इस तरह के नाम रख लिए, तो सभी के कृष्ण भगवान के नाम पे रख दिए। तो इस तरह का कुछ होता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि इतिहास में सिर्फ इसी तरह के उदाहरण मिलते हों। अगर आपने महाभारत पढ़ी है तो महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, सुना होगा आपने? सुना है? धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम कोई पैटर्न नहीं रखेंगे, हमारे पास वैसे ही कोई काम नहीं है, हम सबके नाम याद कर लेंगे। इसीलिए उन्होंने एक चैलेंज लिया, सबके नाम अलग अलग रखे, सबके नाम अलग अलग रखे, ठीक है? तो वो और गांधारी मिलके बाद में कंफ्यूज होते रहते थे कि ये हमारा ही है कि नहीं है। कोई पूछ ले कि भैया ये जो लड़का है ये तुम्हारा कौन सा पुत्र है, तो वो कंफ्यूज कि हमारा पुत्र है भी कि नहीं है, कि 100 है यार। एक का नाम दुर्योधन, दूसरे का नाम दुशासन, तीसरे का पता ही नहीं है लोगों को। अरे 100 थे, मतलब जिसने कुछ कारनामा करा हो उसका याद रहे, हर किसी का कैसे याद रहेगा? एनीवेज, तो नाम जो है ना क्या रखें, ये एक बड़ी दुविधा की बात होती है। पर धृतराष्ट्र ने अगर उस समय सी लैंग्वेज पढ़ी होती तो उनको ये मुसीबत नहीं उठानी पड़ती। वो जो नाम वो ने याद नहीं रहते थे ना, अपने बच्चों के नाम याद नहीं रहते होंगे उनको। आई एम श्योर कोई पूछता होगा, किसी मान लो कहीं नगर निगम की लाइन में लगे हुए, वहां कोई फॉर्म वगैरह भर रहे हैं और उसमें बोला कि अपने पुत्रों के नाम लिखो। सोचो, फॉर्म में वो अपने पुत्रों के नाम लिख रहे हैं, कैसा होता होगा उनके साथ? 100 पुत्रों के नाम याद ही नहीं रहते होंगे उनको। तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी उनको।
पर अगर उन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी होती तो ये प्रॉब्लम उन्हें नहीं जाती। क्यों क्यों नहीं जाती? क्योंकि सी लैंग्वेज में एक टॉपिक है एरेस। तो एरे से क्या होता है? एरे से ये होता है कि ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स बना सकते हो। क्या बोला मैंने? ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स बना सकते हो। आपने लिखा इंट ए और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिख दिया 100। नोटिस किया आपने? स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिख दिया 100। और भी कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं, बना लीजिए। और भी कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं, बना लीजिए। अब ये जो आपने 100 वेरिएबल्स बना दिए, ये देखो लिखने में तो आपको इतना से ही लिखना पड़ा, लेकिन 100 वेरिएबल्स बन गए। स्क्वायर ब्रैकेट एरे के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, तो एक्चुअल में 100 वेरिएबल्स बन गए। ये अगर पहला वेरिएबल है तो ये दूसरा वेरिएबल, ये तीसरा वेरिएबल है। और ऐसे करते हुए कितने वेरिएबल्स हैं? ऑब्वियसली मैं 100 तो डायग्राम में बनाऊंगा नहीं, समझ लेना कि ये 100 है। ठीक, मुझे बस इतना बताओ, ये जो 100 वेरिएबल्स हैं, क्या तुम महसूस कर सकते हो ये एक ग्रुप है? ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हैं। ये जो ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हैं, ये हमेशा लगातार में मेमोरी कंज्यूम करेंगे। आई रिपीट, एरे के सारे वेरिएबल्स लगातार में मेमोरी कंज्यूम करेंगे। तो ये पूरा एक एरे है। ठीक, और एक एरे के अंदर कई सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक, पर सारे वेरिएबल्स सेम टाइप के हैं, सेम टाइप के हैं। जब आपने डिक्लेयर किया तो आपने यहां इंट लिखा है, तो ये सारे वेरिएबल्स इंट टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि टोटल एरे कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा? बता सकते हो टोटल एरे कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा? सारे इंट टाइप के वेरिएबल्स हैं तो 400 बाइट्स, क्योंकि एक वेरिएबल 4 बाइट्स लेता है और 100 वेरिएबल्स हैं तो 400 बाइट्स हो गया। क्लियर है सभी को? ऐसा नहीं होगा कि एरे के अंदर एक वेरिएबल इंट टाइप का है, दूसरा फ्लोट टाइप का है, तीसरा कैर टाइप का, ऐसा नहीं होगा। एरे हमेशा सेम टाइप के वेरिएबल्स का ग्रुप होता है। क्लियर? एरे हमेशा सेम टाइप के वेरिएबल्स का ग्रुप होता है, और एरे कितना भी बड़ा बनाओ वो हमेशा लगातार में ही मेमोरी कंज्यूम करता है, यानी मेमोरी के अंदर ये एडजेसेंट मेमोरी ब्लॉक्स है। ये पूरे एरे को तुमने ए नाम दिया हुआ है, लेकिन एक बात सुन लो, एरे का नाम तुमने बोला ए है, लेकिन एरे के अंदर ये जो 100 वेरिएबल्स हैं, इनके इंडिविजुअली कोई नाम नहीं है। यानी इस वेरिएबल का कोई नाम नहीं है, इस वेरिएबल का कोई नाम नहीं, इसका कोई नाम नहीं, इसका कोई नाम नहीं, इसका कोई नाम नहीं, इसका कोई नाम नहीं। तो फिर जब इनका नाम नहीं है तो हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे? इसको एक्सेस करने के लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि हम इनमें से जिस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं उसका पोजीशन नंबर इस ग्रुप के अंदर क्या है, क्योंकि ये लीनियरली अरेंज्ड है, एक लाइन में अरेंज्ड है। तो हमें जानना है कि इनका पोजीशन नंबर क्या है। पोजीशन नंबर सी लैंग्वेज में हम हमेशा काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 1 2 1 से नहीं स्टार्ट करते, 0 बेस्ड काउंटिंग होती है, 1 बेस्ड काउंटिंग नहीं है, 0 बेस्ड काउंटिंग। तो इस तरीके से, तो मुझे बताएं आखिरी वाले वेरिएबल का पोजीशन नंबर क्या होगा? 99 होगा। वेरी गुड। तो उसके पहले वाले का 98 होगा। क्लियर? अच्छे समझ में आया? इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। इस चीज को हम लोग सबस्क्रिप्ट वैल्यू भी बोलते हैं। इस चीज को आप पोजीशन नंबर भी बोल सकते हो। ये जो नंबरिंग मैंने करी है, ये पोजीशन नंबर भी कहलाता है, इंडेक्स भी कहलाता है, इंडेक्स ज्यादा पॉपुलर है, और सब्सक्रिप्ट वैल्यू भी कहलाता है। तीनों बातें याद रखो। तो किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को तुम्हें एक्सेस करना है प्रोग्राम के अंदर, तुम इस वेरिएबल के अंदर 25 रखना चाहते हो, इस वाले वेरिएबल के अंदर, तो तुम कैसे रख सकते हो? तुम लिख सकते हो एरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट, और जिस वेरिएबल को तुम एक्सेस करना चाहते हो, एरे के अंदर के जिस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो उसका इंडेक्स नंबर लिखोगे, और ये पूरा रिप्रेजेंट करने लगेगा इस वेरिएबल को, और इसमें तुम्हें 25 रखना है तो ऐसे रख दो। यहां पर तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, ये एक ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। और ए और 3 दोनों क्या हैं इस ऑपरेटर के? ऑपरेंड्स। इसका मतलब कोई कहे कि क्या ये वेरिएबल है? नहीं, ये वेरिएबल नहीं। तो फिर ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक ऑपरेटर लगा हुआ है, 2 ऑपरेंड्स लगे हुए हैं, और इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट इस मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन बनता है।
जिसमें ये 25 असाइन हो रहा है। तो भले ही A3 इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता हो, पर यह बोलना बिल्कुल गलत है कि इस वेरिएबल का नाम A3 है। नहीं, इस वेरिएबल का नाम तो कुछ है ही नहीं। A3 वो एक्सप्रेशन है जिसको लिखकर हम इस वेरिएबल को कर पाते हैं रिप्रेजेंट। लेकिन जब आप एरे को डिक्लेयर करते हैं, देखिए इस लाइन में, तब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर इंडेक्स नहीं माना जाता, जबकि यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा नंबर इंडेक्स माना जा रहा है, पर यहां स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर इंडेक्स नहीं माना जा रहा है। तो क्या माना जा रहा है? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये जो 100 लिखा है। तो आपको पता चला कि जब आप एरे को डिक्लेयर करते हो, डिक्लेयर, उस समय स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा नंबर ये तय करता है कि टोटल कितने वेरिएबल्स बनेंगे। इस लाइन के बाद कभी भी आप ए लिख रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हो और फिर कोई नंबर इसके अंदर लिख रहे हो, तो इसको इंडेक्स माना जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं मानेंगे, आप क्या मानेंगे? इंडेक्स। तो कब इसे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स मानना है और कब इसे इंडेक्स मानना है, क्लियर है? ठीक है, अच्छा। अब ये एरे बन चुका है। प्रोग्राम के अंदर आगे क्या, हमें यूजर से नंबर एंटर करवाने। तो मैंने यूजर को मैसेज दिया, printf एंटर 100 नंबर्स। पहले दिक्कत ये आ रही थी कि हम लोगों को लिखना पड़ रहा था scanf, जिसमें हम %d को लिख रहे थे 100 बार। अगर हम सोचें कि scanf में %d एक ही बार लिखे और scanf को लूप लगा के रिपीट कर दें, तो प्रॉब्लम ये थी कि पहली बार जब scanf चले तो हम चाहते हैं एड्रेस ऑफ A1 रहे, दूसरी बार चले तो एड्रेस ऑफ A2 चले, तीसरी बार में एड्रेस ऑफ A3 आ जाए। तो नाम हर बार चेंज हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि वेरिएबल का नाम हर बार चेंज कैसे होगा अगर एक ही scanf को हम रिपीट करेंगे? तो हर बार वैल्यू सेम वेरिएबल में ही रखता जाएगा, वेरिएबल के नाम तो चेंज हो नहीं पा रहे हैं। इसलिए यहां लूप लगा के काम नहीं किया जा सकता था। अगर बात आपको समझ में आई है तो आपको ये अंतर समझना है कि यहां पर लूप क्यों लगाया जा रहा है। अगर आपको यहां कारण समझ में आ गया है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहां लूप क्यों लगा सकते हैं। क्योंकि यहां वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल का कोई नाम नहीं है, बल्कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है जिसमें एक ऑपरेंड इंडेक्स होगा, और उस ऑपरेंड को हम वेरिएबल के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर एक वेरिएबल और क्रिएट करना चाहता हूं, मैं यहां पर एक वेरिएबल और क्रिएट करना चाहता हूं, नाम रख लेता हूं आई। ये जो आई नाम का वेरिएबल मैंने बनाया, देखो फॉर लूप लगाता हूं, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूं और 99 तक जाता हूं। बड़ा केयरफुल रहिएगा ये लूप में क्या नंबर्स लिख रहे हो। 0 से 99 इसलिए क्योंकि भूलना नहीं है कि एरे की इंडेक्सिंग ऑलवेज 0 से स्टार्ट होती है। तो आखिरी आप गलती से 99 की जगह 100 मत लिख देना। अगर आखिरी 100 लिखोगे तो फिर ये इक्वल टू मत लगाना, सिर्फ लेस देन लिखना। आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हमने लिखा स्कैनफ, और स्कैनफ में हम लिख रहे हैं %d, और वैल्यू जा रही है एड्रेस ऑफ ए स्क्वायर ब्रैकेट आई में। क्या आप समझ पा रहे हैं कि हर बार जब लूप के अंदर का ये स्कैनफ चलेगा तो आई की वैल्यू यहां पर आ जाया करेगी। तो पहली बार बन जाएगा एड्रेस ऑफ A0, अगली बार बन जाएगा एड्रेस ऑफ A1, फिर अगली बार बन जाएगा एड्रेस ऑफ A2, और हर बार ये आई की जगह वैल्यू चेंज होती जा रही है, ऐसे करके 99 तक जा रहे हैं। क्या आपको समझ में आया कि क्यों हम यहां लूप लगा पा रहे हैं? इसी तरीके से अब मुझे नंबर्स को ऐड करना है सम निकालने के लिए। उसके लिए भी मैं एक बार फिर लूप लगा लेता हूं, हालांकि इसी लूप में भी काम कर सकता हूं, पर वो लॉजिकली एक अलग ऑपरेशन है समझाने के लिए, तो मैं अलग लूप लगा रहा हूं। फिर से मैं आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूं और 99 तक जाता हूं। आई प्लस प्लस किया, और अब यहां पर लिखता हूं सम, जिसमें मैंने शुरुआत में इनिशियलाइज करवाया हुआ है 0, उसमें ऐड करता हूं ए आई की वैल्यू। देखो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का प्रोग्राम हमने बनाया था, वहां पर इस जगह पर हम क्या लिख रहे थे? हम इस जगह पे लिख रहे थे आई, अब लिख रहा हूं ए आई। यहां पर वो नंबर्स लिखना है जिनको ऐड करना है। तो ये लॉजिक तो आपको अच्छे से पता ही है। अब सम के अंदर सम आ चुका है, एवरेज निकालना चाहते हो तो सम को डिवाइड कर दो 100.0 से और रिजल्ट को प्रिंट करा दो। प्रिंट एफ एवरेज इज %f और एवीजी। क्लियर? समझ में आया? इंडेक्सिंग 0 से ही क्यों स्टार्ट होती है, इस पर मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको अभी देख लीजिएगा। पर सही बताऊं तो वो समझने की अभी स्टेज नहीं आई है, ठीक है, इसलिए अभी क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा हूं उसको। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आया? 100 नंबर्स का एवरेज निकालने का प्रोग्राम बनाना कितना आसान हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग अब बना के चला के भी देख सकते हैं।
तो देखिए मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ एरे, एरेज डॉट सी। यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। फिर मैं लिख रहा हूँ इंट मेन, और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बना दिया, एरे बना लिया, जिसमें एरे का साइज 100 रख लिया। और उसके बाद एक वेरिएबल आई है, सम है, ठीक है, और फ्लोट टाइप का वेरिएबल avg, printf, एंटर 100 नंबर्स। जो भी 100 नंबर्स एंटर होंगे इस फॉर लूप की मदद से हम लोग स्कैनफ को रिपीट करा पाएंगे। तो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 99 आई प्लस प्लस, और इसके अंदर स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ ए आई। 100 वैल्यूज इनपुट हो चुकी हैं। फिर से फॉर लूप लगाता हूं, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूं, आई लेस देन इक्वल टू 99 आई प्लस प्लस, और सम करना है तो लिखते हैं सम असाइन सम प्लस ए ऑफ आई। सारी वैल्यूज को ऐड करने के बाद एवरेज असाइन करता हूं, एवरेज में असाइन करता हूं सम डिवाइडेड बाय 100.0, और फिर रिजल्ट को प्रिंट करा देता हूं एवरेज इज %d। क्लियर है? % ही गलत लिख रहा हूं मैं, %f। ठीक, रिटर्न 0। सनंता, मैंने इसके बारे में अभी कमेंट करके बता दिया आपको कि ऐसा क्यों किया है मैंने, फिर आप उसको रिपीट में क्यों पूछ रहे हो सवाल को? अभी तो बताया बेटा। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है, अब इस प्रोग्राम को हमें रन करना है। अच्छा, फाइल का नाम चेंज हो चुका है, एरेज। कंपाइल हो गया, अब इसको रन करते हैं। एंटर 100 नंबर्स, ओ माय गॉड, लेकिन 100 नंबर में एंटर कैसे करूंगा? क्या एक एक नंबर एंटर करना पड़ेगा? अरे ये तो बहुत सारा हो जाएगा, इतना तो मैं टाइप नहीं करने वाला। कर दूं क्या? कितने नंबर एंटर करना पड़ेगा मेरे को? तो 100 नंबर्स है ना। ओ हो, 100 नंबर एंटर करने हैं मेरे को। हो गया, अच्छा कर दिए मैंने 100 नंबर एंटर। एवरेज आया 4.88। ठीक है, अब सोचो कि अगर मैं बोलता हूं कि मुझे 1000 नंबर्स का एवरेज निकालने का प्रोग्राम बनाना है, 1000 नंबर का, तो कैसे करूंगा? क्या मुझे प्रोग्राम बनाने में बहुत मेहनत लगने वाली है क्योंकि अब 1000 वैल्यूज का एवरेज निकालना है? नहीं, मेहनत बहुत ज्यादा नहीं लगने वाली। आपको सिर्फ कुछ जगह चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे 100 की जगह 1000 लिख दो, तो 1000 वेरिएबल्स बन गए। मैसेज लिख दो, एंटर 1000 नंबर्स। लूप लगा रहे हो तो 999 तक चला दो, यहां पर भी 999 तक चला दो। जब डिवाइड कर रहे हो तो 1000 से डिवाइड कर दो, बस पूरा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। कितना इजी हुआ? तो एरे ने आपकी जिंदगी को और सरल और सहज बना दिया कि नहीं बना दिया? एक प्रोग्रामर के जीवन की एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, बहुत जबरदस्त उसे मेहनत करनी पड़ती थी, सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने, उसे बहुत सारी टाइपिंग वर्क करना पड़ता था। पर उस मेहनत को बचा दिया है एरेज टॉपिक में। अब सोचो कि यहां पर मुझे 10 नंबर्स का एवरेज निकालना होता तो मैं सिर्फ यहाँ पे 10 लिखता, मैं यहाँ पर 10 लिखता, यहाँ पे 9 लिखता, यहाँ पे 9 लिखता, यहाँ पे 10 लिखता। हो गया, इजी है 10 नंबर का एवरेज निकालना। तो कंपाइल किया, रन करते हैं। 10 नंबर का एवरेज निकालना है, मैंने नंबर एंटर करे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो पहले 10 नंबर का एवरेज होता है 5.5। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, 1000 वाला जो है ना प्रोग्राम, 1000 नंबर्स का एवरेज, वो तुम्हारे लिए है, तुम इसको रन करोगे। ठीक है, हाँ, ये सम आएगा 55, 55 को 10 से डिवाइड किया तो 5.5 आया, बिल्कुल सही। अब तुम्हें समझ में आ गया ना एरे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? चलो, अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग एरे के बारे में, एरे के डिक्लेरेशन रूल्स के बारे में। बहुत ध्यान सुनिएगा, ये रूल्स अगर आपने मिस कर दिए तो आप एरे में गलतियां करोगे, इसलिए बहुत ध्यान सुनिए। और जैसे कि
जैसे कि अभी किसी ने मेरे से सवाल पूछा, हाँ अभी मेरे से सवाल पूछा था, किसने पूछा था, हाँ एक लूप से भी तो हो सकता है। पता है ये सवाल क्यों पूछा था? क्योंकि यू आर नॉट अ गुड लिसनर, या नेटवर्क का इशू रहा होगा, आपने सुना नहीं। मैंने उसी वक्त बोला था एक लूप से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि लॉजिकली ये अलग काम है इसलिए मैं अलग लूप से करके आपको बता रहा हूँ। ये मैंने बोला था, बट अगर सुना होता तो ये डाउट नहीं आता। इसलिए बोलता हूँ बी अ गुड लिसनर। और अभी भी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। नहीं सुनेंगे कोई बात, तो आपको इसी तरीके से डाउट्स आते रहेंगे और आप परेशान रहोगे। इसलिए ध्यान सुनो। पहला रूल, एरे को डिक्लेयर करते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट खाली नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ोगे तो एरर आएगी। ये कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। रूल क्लियर? एरे को डिक्लेयर करते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट खाली नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरी बात सुनो, एरे को अगर तुमने डिक्लेयर करा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि तुमने 5 लिख दिया है, तो इसका मतलब है ये टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। मतलब एक एरे बना है जिसमें 5 वेरिएबल्स हैं, ये इंडेक्स नहीं है। और इस जगह पर आप केवल नेचुरल नंबर लिख सकते हो। मतलब आप डिक्लेयर करते वक्त यहां पर -5 नहीं लिख सकते, डिक्लेयर करते वक्त यहां पर 0 नहीं लिख सकते, डिक्लेयर करते वक्त आप यहां 5.5 नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है? इस जगह पर केवल क्या लिख सकते हो? नेचुरल नंबर लिख सकते हो। आपने जब एरे को डिक्लेयर किया इस प्रकार से, तो मेमोरी में लगातार में 5 ब्लॉक्स बन गए हैं। वट एवर इज द साइज ऑफ एन एरे, इट ऑलवेज कंज्यूम्स मेमोरी इन सीक्वेंशियल फैशन। लगातार में ही मेमोरी कंज्यूम करेगा, चाहे एरे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है? लोकल एरे, लोकल एरे मतलब लोकल कब बोलते हैं? जब फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया गया हो। तो ये लाइन अगर आपने किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखी है, जैसे मेन के अंदर लिखी, या कोई और फंक्शन के बॉडी के अंदर लिखी है, तो जिस फंक्शन के अंदर ये एरे डिक्लेयर किया गया होगा वहां का ये लोकल एरे कहलाएगा। तो लोकल एरे व्हेन नॉट इनिशियलाइज्ड, अगर उसके अंदर हमने कुछ वैल्यू नहीं रखी है, तो इसके अंदर क्या होगी? गार्बेज वैल्यू। क्या बोला मैंने? समझ में आया? ये मैंने एरे डिक्लेयर किया, पर ये लाइन मैंने कहाँ लिखी? किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखी, जैसे मेन फंक्शन के अंदर। तो फिर इस एरे के अंदर अभी तो कोई वैल्यू रखी नहीं है, तो इसमें क्या है? इसमें गार्बेज वैल्यू है। आपने कहा ये तो पता था। नहीं, अभी आगे गड़बड़ होगी, इसलिए इसको मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं। आपके फिजूल के डाउट आएंगे सिर्फ इसलिए कि आपने मेरी इस बात को ध्यान से सुना समझा नहीं। मैं फिर रिपीट करके बोल रहा हूं, एरे को डिक्लेयर किया, उसमें कोई वैल्यू नहीं रखी, तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यूज रहेंगी। ये बात भूलना नहीं, मुझे मालूम है तुम भूलने वाले हो। ठीक है? संदीप, हैव पेशेंस। देखो इसको जरा ध्यान से, पूरा सुन लो पहले अच्छे से, है ना? उसके बाद फिर उस पर कमेंट करना। यू कैन इनिशियलाइज एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। आप चाहें तो एरे को डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज कर सकते हैं। अभी क्या समझाया था? एरे को डिक्लेयर करते वक्त आपने कुछ भी उसमें असाइन नहीं करा है, तो इसके अंदर क्या है? गार्बेज वैल्यूज है। यही यही समझा आपने? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एरे को बनाते वक्त जिस लाइन में आप डिक्लेयर कर रहे हो उसी लाइन में उसके अंदर वैल्यू रखने का काम भी करना चाहते हो, यानी इनिशियलाइज करना चाहते हो, तो कर सकते हो। करली ब्रैकेट लगाना है। देखो असाइनमेंट लिखा, उसके बाद करली ब्रैकेट लगाए, और जो भी डेटा उसमें रखना चाहते हो कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख दो, क्योंकि इसका साइज 5 बोला है। 5 वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। ये वैल्यूज सीक्वेंस में ही स्टोर होंगी, यानी 0 इंडेक्स पे जाएगा 10, 1 इंडेक्स पे जाएगा 50, फिर 30, फिर 70, फिर 20। यू कैन नॉट इनिशियलाइज एन एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन मोर देन इट्स साइज। अगर एरे को डिक्लेयर करते हो तो उसका साइज बोला है 5, तो 5 ही वैल्यू आ सकती है। 5 से ज्यादा रखने की कोशिश करोगे, एरर आएगी। ये अभी बात बड़ी सिंपल लग रही है, पर आगे जो मैं बात बताऊंगा वो इसी बात पे निर्भर है कि तुम्हें ये बात समझ में ठीक से आई है कि नहीं आई। इसको ध्यान रखना। एरे को डिक्लेयर करते वक्त जितना साइज मेंशन किया उससे ज्यादा वैल्यू से इनिशियलाइज करोगे तो एरर आएगी। यू कैन इनिशियलाइज एन एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन विद लेसर वैल्यू देन द साइज ऑफ एन एरे। आप एरे को जिस साइज का डिक्लेयर कर रहे हो, डिक्लेयर करते वक्त उससे कम वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हो। देखो ज्यादा वैल्यू से, 5 से ज्यादा वैल्यू से इनिशियलाइज करोगे तो एरर आ रही थी, लेकिन 5 से कम वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहे हो तो एरर नहीं है। पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे जाएगी, दूसरी वैल्यू 1 इंडेक्स पे जाएगी, लेकिन बचे हुए ब्लॉक में गार्बेज नहीं रहेगा, 0 आ जाएगा। ये है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, याद रखना, भूलना नहीं। और मैं जानता हूं आपको समझ में नहीं आई ये प्रॉपर्टी। आपको सिर्फ अभी गलत फहमी होगी कि आपको समझ में आ रही है, पर आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, एरे को डिक्लेयर करते हुए जितना उसका साइज बोला उससे कम वैल्यू से इनिशियलाइज करोगे तो बचे हुए ब्लॉक में 0 आएगा। राहुल कुमार पटेल बोल रहे हैं व्हाट इज डिक्लेरेशन। आज पहली क्लास है क्या आपकी? शुरुआत से सारे वीडियोस देखो आप, है ना? शुरुआत से एक एक वीडियो देखो, कुछ भी छोड़ना नहीं, तो फिर इस तरह के डाउट्स नहीं आएंगे। तो रिमेनिंग वेरिएबल्स इन एरे विल कंटेन 0 एंड नॉट गार्बेज वैल्यू। तो गार्बेज वैल्यू कब रहती है और 0 कब रहता है बताओ? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, गार्बेज वैल्यू कब रहती है और 0 कब रहता है?
इनिशियलाइज नहीं किया तो गार्बेज वैल्यू रहेगी, इनिशियलाइज किया नहीं, इनिशियलाइज नहीं किया तो गार्बेज वैल्यू रहेगी, और इनिशियलाइज किया कम वैल्यू से तो जीरो रहेगा बचे हुए ब्लॉक में। वेरी गुड मोहम्मद, बिल्कुल सही बोला। जब डिक्लेरेशन के वक्त इनिशियलाइज नहीं किया तो गार्बेज वैल्यू रहेगी। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। देखो डिक्लेरेशन के वक्त अगर इनिशियलाइज नहीं किया है तो गार्बेज वैल्यू। मान लो तुमने डिक्लेरेशन के वक्त इनिशियलाइज नहीं किया, बाद में इनिशियलाइज किया है, कम वैल्यू से करा है, तो बचे हुए ब्लॉक में क्या रहेगा? जो लोग कह रहे हैं जीरो रहेगा वो मेरी बात को ध्यान से सुन ही नहीं रहे। अभी मैंने आपको बताया था कि ये सब जो बातें मैं बता रहा हूं ना, ध्यान से सुन लो। तुम्हें लग रहा है कि ये तो हमें अच्छे से समझ में आ गया, तुमको कुछ समझ में नहीं आया। हुँ? क्या सुनते हो यार, क्या सुनते हो बताओ? जीरो कब रहता है? जब डिक्लेयर करते वक्त कम वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं तो बचे हुए ब्लॉक में जीरो जाता है, बस। ठीक है। अब डिक्लेयर करते वक्त अगर तुमने इनिशियलाइज ही नहीं करा है तो ये बात ही खत्म हो गई। डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज नहीं किया तो सब में गार्बेज वैल्यू होगी। बाद में तुमने A0 में 10 रख दिया, A1 में 50 रख दिया, तो गार्बेज को रिप्लेस करके ये 10 और 50 हो जाएगा, लेकिन बचे हुए में तो गार्बेज ही रहेगा ना। जीरो कहां से आ जाएगा? आया समझ में? क्या मिस्टेक कर रहे थे? जीरो तभी जाएगा जब डिक्लेयर करते वक्त कम वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे। और मैं क्या सिचुएशन बोल रहा हूं? डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज ही नहीं किया, बाद में इनिशियलाइज किया, तो बताओ बचे हुए ब्लॉक में क्या जाएगा? जीरो रहेगा कि गार्बेज रहेगा? फिर से एक बार जरा कंफर्म कर दो, समझ में आ गया कि नहीं? यस, गार्बेज रहेगा, जीरो नहीं रहेगा, ध्यान रखना। राहुल कुमार, गधे हो बेटा तुम, इतना 2 बार समझा दी एक ही बात। ठीक है, नहीं इसका कोई रीजन नहीं, दिस इज अ रूल। ठीक है, इसका कोई रीजन नहीं। तो रिमेनिंग वेरिएबल्स इन array will contain zero and not garbage value। अब देखो संदीप, जरा ध्यान से सुनो। क्यों मैं बोलता हूं पेशेंस रखो? इसलिए बोलता हूं ड्यूरिंग डिक्लेरेशन यू कैन लीव स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी ओनली व्हेन यू इनिशियलाइज array एट द सेम टाइम। अगर तुम array को बनाते वक्त इनिशियलाइज भी कर रहे हो तो तुम स्क्वायर ब्रैकेट खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर तुम इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो तो स्क्वायर ब्रैकेट खाली छोड़ने पर एरर आएगी। पर अगर तुम इनिशियलाइज भी कर रहे हो तो स्क्वायर ब्रैकेट खाली छोड़ने पर एरर नहीं आएगी, बल्कि कंपाइलर इनको काउंट कर लेगा। 5 है तो वो यहाँ 5 सपोज कर लेगा, तो ये सही है, ऐसा कर सकते हो। बाउंड चेकिंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात सुन। बाउंड चेकिंग क्या है? दो सिनेरियो बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बी अ गुड लिसनर। मुझे जैसे अभी 2 बार एक ही बात को बताना पड़ा सिर्फ इसलिए कि आप ध्यान से नहीं सुन रहे, ऐसी सिचुएशन ना आए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग अलर्ट होके। मैं कह रहा हूं एक सिचुएशन है कि एरे को डिक्लेयर करते वक्त जितना साइज बोला है उससे ज्यादा वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहे हो, तो कंपाइलर इस केस में क्या करता है? एरर देता है। अगर इसको देखा जाए तो ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को कौन रिजॉल्व करता है? कंपाइलर रिजॉल्व करता है। इसलिए कंपाइलर कंपाइल टाइम पे इस स्टेटमेंट को देखता है और इसीलिए वो काउंटिंग करके देख ले रहा है कि 5 से ज्यादा वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है, दैट मींस दिस इज एन एरर। मतलब वो एक तरह से बाउंड्री चेकिंग कर रहा है कि कितनी बाउंड्री है इसकी, कहां पे कितना खत्म हो जाएगा, ये 5 ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस एरे। तो ज्यादा वैल्यू इनिशियलाइज करना एरर है, ऐसा कंपाइलर करेगा। ठीक, लेकिन आपने एरे बनाते वक्त ऐसा कुछ नहीं करा है, बनाते वक्त इनफैक्ट इनिशियलाइज भी नहीं करा आपने, और फिर आप फॉर लूप लगा रहे हो और गलती से आपने 0 से 9 तक लूप चला दिया। बिल्कुल हो सकती है गलती आपसे, क्यों? क्योंकि आपको आदत होगी कि 10 साइज के एरे की ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी, तो फिर अचानक से 5 साइज का एरे बनाया, पर आप आदत से मजबूर, और फॉर लूप में आपने आई की वैल्यू 9 तक चलेगा, 0 से 9 तक, मतलब लूप चल गया 10 बार, यानी स्कैनफ चलेगा 10 बार। तो पहली वैल्यू तो जाएगी एड्रेस ऑफ A0 में, दूसरी जाएगी A1 में, फिर A2 में, A3 में, A4 में। ये 5 वेरिएबल्स तो हमने डिक्लेयर करे थे, एरे बना था, लेकिन जब इंडेक्स नंबर 5 के लिए चलेगा तो कहां वैल्यू जा रही है? एड्रेस ऑफ A5 में। Where is address of A5? Address of A6, address of A7, A8, A9। तो ये वेरिएबल्स कौन से हैं?
ये वेरिएबल्स कौन से, ये मेमोरी लोकेशन, इसके आगे की मेमोरी लोकेशन, ठीक है, ये मेमोरी लोकेशन इसके आगे की मेमोरी लोकेशन है, या इंडेक्स नंबर 4 के बाद की मेमोरी लोकेशन है, पर वो मेमोरी एरिया आपने रिजर्व नहीं कराया, तो ऐसा करना पाप है। कंपाइलर इस कोड को देखकर नहीं बता पाएगा कि आप एरे के साइज से ज्यादा एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि ये एक्शन स्टेटमेंट्स है और एक्शन स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट नहीं करता है कंपाइलर, प्रोसेस नहीं करता है कंपाइलर। कंपाइलर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को जरूर देखता है, इसलिए यहां तो कंपाइलर ने गलती पकड़ ली, पर इस सिचुएशन में कंपाइलर गलती नहीं पकड़ पाएगा और कोई एरर यहां पर नहीं आएगी। बात समझ में आई? अब अगर कंपाइलर एरर नहीं दे रहा है तो प्रोग्राम रन हो जाएगा। इधर तो रन ही नहीं होगा क्योंकि कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगी, पर इधर रन हो जाएगा क्योंकि कोई कंपाइल टाइम पे एरर नहीं आई। और ऐसी सिचुएशन में जब प्रोग्राम चलेगा तो वो इस लीगल मेमोरी के आगे और भी मेमोरी एरिया को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, विच इज इलीगल मेमोरी एक्सेस। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ट्रेन में आपकी 2 सीट थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे सीट नहीं है, सीट तो आगे भी है, पर आपने उसका बुकिंग नहीं कराई है। समझ में आया? तो इस सीट को इस्तेमाल करना इज इलीगल, इस सीट को इस्तेमाल करना, इस सीट को इस्तेमाल करना इज लीगल। सो दिस मेमोरी एरिया इज रिजर्व्ड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, लेकिन उसके बाद का जो मेमोरी एरिया है ये फ्री मेमोरी एरिया है, इसको आप यूज नहीं कर सकते, और वो करने की कोशिश यहाँ हो रही है, और इसीलिए ये रन टाइम पे हो सकता है प्रोग्राम क्रैश कर जाए, चलते चलते बंद हो जाए। इलीगल मेमोरी एक्सेस की सजा क्या मिल सकती है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को एकदम से बंद कर दे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, ये कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। सो दिस इज अ सीरियस बग, इसी को बोलते हैं बग, है ना। अब डीबगिंग करके हम लोग चेक करें कि भाई हमने कहाँ लॉजिक में मिस्टेक कर दी है। क्लियर हुआ? तो आपको केयरफुल रहना है, बिकॉज इन सी लैंग्वेज देयर इज नो बाउंड्री चेकिंग, बाउंड चेकिंग नहीं होती। इसमें हो जाएगा पर इधर कुछ नहीं होता बाउंड चेकिंग, तो यू हैव टू बी केयरफुल। आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ तक जाएगा, ये 4 तक ही जाना चाहिए, 9 तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सो बग, बग बेसिकली आपके लॉजिकल एरर्स को बोलते हैं, ठीक है। लॉजिकल मिस्टेक कर दी है जिसके कारण आउटपुट अफेक्ट हो रहा है। डीबगिंग मतलब उस बग को दूर करना, बग को फिक्स करना, ठीक। चलिए, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रहेगी जो मैं असाइनमेंट आज दूंगा, उसमें रहेगी सॉर्टिंग करने की, ठीक है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम दूंगा सॉर्टिंग करने की, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लेना प्लीज। इसका प्रोग्राम खुद से बनाना, सॉल्यूशन मत देखना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। अरेंजिंग एलिमेंट्स इन सम लॉजिकल ऑर्डर इज नोन एज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स को अरेंज करना इन सम लॉजिकल ऑर्डर, तो उसको बोलते हैं सॉर्टिंग, ठीक। अब जैसे जैसे मैं तुमको बोलता हूं हमारे पास कुछ डेटा है, एम्प्लॉइज का डेटा है, हमारे पास 50 एम्प्लॉइज का डेटा है, हर एक एम्प्लॉय के बारे में मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है। आई वॉन्ट टू सॉर्ट एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैलरी। क्या मतलब हुआ? I want to sort employees on the basis of their salaries. क्या मतलब हुआ? बताइए, क्या करना है? नहीं समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? आपको उस एम्प्लॉय का डेटा सबसे पहले रखना है जिसकी सैलरी सबसे कम है, उसके बाद उस एम्प्लॉय का डेटा आएगा जिसकी सैलरी उससे थोड़ी ज्यादा है। ऐसे करते हुए हम सारे एम्प्लॉयज के डेटा को अरेंज करेंगे, सबसे आखिरी में उस एम्प्लॉय का डेटा होगा जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। तो सैलरी के हिसाब से ये बढ़ते क्रम में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है, यस और नो? अब दिस इज वन लॉजिक ऑफ सॉर्टिंग। अनदर लॉजिक कैन बी, you have to sort employees data according to their names, उनके नाम के आधार पे उसको सॉर्ट करना है। तो आपको सबसे पहले उस एम्प्लॉय का डेटा लेना है जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आना चाहिए। जैसे स्कूल कॉलेज में क्या होता है, रोल नंबर हम कैसे बनाते हैं, मतलब स्कूल में खास तौर पे अल्फाबेट्स के हिसाब से उनके रोल नंबर बन जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो ए से जिसके नाम स्टार्ट हो रहे हैं वो पहले आएंगे। तो ऐसे करके एम्प्लॉयज का डेटा अरेंज कर दिया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। दिस इज ऑल्सो सॉर्टिंग, बट दिस इज अ डिफरेंट लॉजिक, ठीक है, लॉजिक डिफरेंट हुआ ना। अगर आपको बोला जाए कि आपको एम्प्लॉयज का डेटा अरेंज करना है, सबसे ज्यादा सैलरी वाले को पहले रखना है, मतलब सैलरी के वाइज मुझे सॉर्ट करना है बट इन डिसेंडिंग ऑर्डर,
सबसे ज्यादा सैलरी, फिर उससे कम सैलरी, फिर उससे कम सैलरी, ऐसे करते हुए, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटते क्रम में। ठीक, तो सॉर्टिंग बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होती है, बट अगर बोला जाएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो सम लॉजिकल ऑर्डर, आई एम नॉट सेइंग कि कौन सा लॉजिकल ऑर्डर, इट इज स्पेसिफाइड इन द प्रॉब्लम। ठीक है, सम लॉजिकल ऑर्डर मतलब वो कुछ भी हो सकता है, सैलरी के हिसाब से भी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से भी। ठीक, बाय डिफॉल्ट फॉर नंबर सॉर्टिंग मींस अरेंजिंग एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन एक कॉमन सेंस रखिएगा कि जब डेटा नंबर्स हो, जैसे ये रहा, जैसे एरे में डेटा रखा हुआ है, ठीक, नंबर्स हैं, तो नंबर्स के केस में जब बोला जाए कि नंबर्स को सॉर्ट कर दो, कुछ भी और स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ बोल रहे हैं सॉर्ट कर दो, तो उसका मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। अलग से बताया नहीं जाएगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। अगर नंबर्स हैं, सिर्फ नंबर्स हैं, तो उसकी सॉर्टिंग का मतलब होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो देखो ये नंबर्स थे, इनको मैंने सॉर्टेड ऑर्डर में लिख दिया, तो पहले क्या आ गया 10, फिर 20, फिर 30, बढ़ते क्रम में आ गए। दिस इज सॉर्टिंग, सॉर्टेड ऑर्डर। क्लियर? हाँ, अगर अगर नंबर्स नहीं है, सपोज करो स्ट्रिंग्स हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं बाय डिफॉल्ट। तो स्ट्रिंग आगे पढ़ेंगे। फंक्शन कॉल बाय पासिंग एरे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फंक्शन कॉल बाय पासिंग एरे। मतलब मैं फंक्शन को कॉल करते वक्त एरे पास कर सकता हूं। देखिएगा जरा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक एरे बनाया A10, ठीक, और मैं चाहता हूं कि इसमें डेटा इनपुट करने के लिए जो कोड लिख रहे हैं ना, वो स्कैनएफ पे लूप लगा के वो सब यहां ना करके मैं एक फंक्शन में करूं, और फंक्शन हम बना लें, इनपुट नाम का एक फंक्शन हो, उसको बना लें। तो मैं एरे को उसमें पास कर रहा हूं, और एरे का साइज भी पास कर दे रहा हूं। क्या आपको समझ में आया ये? आपने फंक्शंस पढ़ा है, आपने सवाल भी उसके सॉल्व करे होंगे फंक्शंस के, असाइनमेंट नंबर 14 और 15 आपने अटेम्प्ट करा होगा। मुझे बताओ, क्या आपको मालूम है कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? आपको मालूम है कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? हम्म, आप फंक्शन को कॉल करते हो और उसमें कुछ वैल्यू पास कर देते हो। यस, ठीक है। तो अब हमको मालूम है वैल्यू पास करने का क्या मतलब है, तो हम यहाँ एरे पास करना चाहते हैं, क्योंकि एरे टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इसलिए एरे को पास करना आप सीख रहे हैं। तो एरे का जो नाम है ना, वो लिखकर आप एरे को पास कर सकते हो, पर क्योंकि साइज आपको अलग से पास करना पड़ेगा, नहीं तो फंक्शन को क्या मालूम एरे कितना बड़ा है। ठीक है, लास्ट इंडेक्स कहां तक जाना है ये पता नहीं है ना, तो वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको। तो अब जब इनपुट फंक्शन आप बनाओगे, तो इनपुट फंक्शन कैसा बनाओगे? आपने लिखा void इनपुट, तो यहां पर आप बना देना एक और एरे। पर कैसे बना रहे हो, जरा उसका सिंटेक्स देख लो। क्या समझ में आ रहा है आपको कि किसी एरे को फंक्शन में कैसे पास करते हैं? ये है कॉल, ये है डेफिनेशन। कॉल करते वक्त आप एरे का नाम भर लिख दो, एरे पास हो गया। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में इस एरे को रिसीव करने के लिए, क्योंकि ये एरे पास हुआ है, तुम एरे बनाओगे, पर ये एरे में कुछ नहीं लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट खाली छोड़ोगे, इधर ये वैल्यू असाइन हो रही है। ठीक है, बट ये सिंटेक्स को लिटरली समझने की बजाय कॉमन सेंस से समझना कि क्या हो रहा है कि बी नाम से एरे यहां एक्सेस होगा। मतलब देखो, मेन फंक्शन के अंदर एक एरे बन चुका है, ठीक है, और इसका नाम है ए। इसके अंदर है 10 वेरिएबल्स। ठीक है ना, इसके इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है ना, अब आपने एरे पास कर दिया है। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपने एक वेरिएबल बनाया आई, मैसेज दिया printf एंटर %d नंबर्स। देखो, इस फंक्शन को नहीं मालूम कि आप एरे किस साइज का बनाओगे। सपोज करो ये फंक्शन तुम बना रहे हो, कौन सा फंक्शन? इनपुट नाम का फंक्शन तुम बना रहे हो, मेन मैं बना रहा हूं। तो मैंने एरे का साइज 10 लिया कि 20 लिया कि 30 लिया, ये मुझे मालूम है। आप जब ये फंक्शन बना रहे हो तो आपको नहीं मालूम, आपके लिए तो ये n इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा एरे है।
आपको नहीं मालूम। तो उस हिसाब से जब मैं मैसेज प्रिंट कराऊंगा कि कितने नंबर एंटर करो, तो मैं हमेशा ये थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि 10 नंबर्स प्रिंट करो, 10 नंबर्स एंटर करो, ऐसा थोड़ी बोलूंगा। क्योंकि मान लो यहाँ पर 20 लिखा हो और यहाँ से 20 पास किया, तो एन में तो 20 आएगा ना, तो फिर तो यहाँ 20 आना चाहिए, इसलिए मैंने परसेंट ही लगाया और यहाँ पर लिख रहा हूँ एन की वैल्यू। समझ में आया? अनुराग ध्यान से पहले सुन लो, समझ में आएगा पूरा, पूरा सुनना लेकिन ध्यान से। तो एंटर 10 नंबर्स प्रिंट हो जाएगा, अगर एन की वैल्यू 10 है, तो एन की वैल्यू 20 है तो एंटर 20 नंबर्स प्रिंट हो जाएगा। अब मैं लगाता हूँ फॉर लूप, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ, आई की वैल्यू लेस देन एन तक, देखो इक्वल टू नहीं लगाया, लेस देन एन तक चलाता हूँ, आई प्लस प्लस। क्लियर? ठीक है। अब इसके अंदर स्कैनफ, मुझे बता सकते हैं स्कैनफ में क्या लिखेंगे? परसेंट डी। यहाँ क्या लिखूं? क्या मैं यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए आई लिख सकता हूं? बताइए, क्या मैं इस जगह पर एड्रेस ऑफ ए आई लिख सकता हूं? राजनील ध्यान से सुनिएगा, नहीं लिख सकता, बिकॉज ए जो नाम है वो तो इधर का लोकल है, इधर तो बी नाम चलेगा। तो आप यहाँ ए नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? बी लिखोगे। आया समझ में? अब सवाल ही उठता है कि कई लोग, ध्यान सुनेंगे सभी लोग, राजनील ध्यान सुनिएगा, ये जो ए आपने बनाया है, ए कोई वेरिएबल नहीं है, ए एक एरे का नाम है। आई रिपीट, मैंने कहा ए इज नॉट अ वेरिएबल, ए एक एरे का नाम। ठीक। अब जब आपने एरे यहां पास किया है, तो लोगों का कंफ्यूजन ये है कि क्या ये पूरा एरे कॉपी हो गया है इस एरे में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनपुट फंक्शन में एक एरे बना है बी नाम का और ये पूरा डेटा इधर कॉपी हो गया है, हाँ, तो ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ बी नाम का जो एरे बना है, ये वैल्यूज उसके अंदर जा रही है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है? एक्चुअल में मेमोरी के अंदर ये जो एरे है ना, मेन फंक्शन के अंदर इस एरे को ए नाम से पहचाना जाता है और इनपुट फंक्शन के अंदर इसी एरे को बी नाम से पहचाना जाता है। समझ में आया? नया एरे नहीं बनेगा, बस इस जगह पर बी नाम से इस एरे को एक्सेस करेंगे और इस जगह पर ए नाम से इस एरे को एक्सेस करेंगे। एरे सेम है, इसीलिए जब तुमने B0 में डेटा रखा तो एक्चुअल में वो डेटा यहीं पर गया, जब तुमने B1 में डेटा रखा तो एक्चुअल में वो डेटा यहां पे गया, B2 में डेटा गया तो वो यहां पे गया। तो अलग एरे नहीं बना है, पर एरे, सेम एरे के दो अलग अलग नाम है। इस मेन फंक्शन में इस एरे का नाम है ए और इस इनपुट फंक्शन में इसी एरे का नाम बी है। ठीक है? साइज मेन वाला ही रहेगा। अरे अनुराग, तुम्हें बात ही नहीं समझ में आई। जब नया एरे बना ही नहीं तो साइज सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा, सवाल ही नहीं उठता। दो एरे हैं क्या? जब एरे एक ही है तो फिर साइज दो अलग अलग क्यों होंगे? यस विशाल, स्कैनफ में एड्रेस ऑफ लगाना होता है। अभी इसके बारे में अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड करी हैं तो मैंने स्कैनफ पढ़ाते वक्त इसके बारे में कुछ बताया था, आप एक बार लेक्चर दोबारा देखिए। नहीं अभिषेक, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यस, से आप तो ये याद रखो, सेम एरे का नाम मेन फंक्शन में ए है और इनपुट फंक्शन के अंदर बी, दोनों एक ही एरे है। ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं। एरे की मेमोरी तो मेन फंक्शन में ही रहेगी। हाँ विशाल, पर हम वहां तक अभी पहुंचे नहीं है ना, वो टॉपिक पे पहुंचे नहीं है, तो क्यों उसको बीच में परेशान करें हम? अभी तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? कई बार कुछ टॉपिक्स के डिस्कशन के लिए पहले कुछ प्री रिक्वेस्ट होता है, वो जब तक बेस नहीं बनेगा उस टॉपिक पे डिस्कशन करना इज वेस्टेज ऑफ टाइम। अनुराग पूछ रहे हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? किसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, फंक्शन का कि या एरे का? किस चीज का? फंक्शन का पूछ रहे हो कि एरे का पूछ रहे हो अनुराग?
और एप्लीकेशन कहाँ होता है उसी को समझने के लिए तो मैं असाइनमेंट्स देता हूं आपको। असाइनमेंट करके भी नहीं समझ में आ रहा, फंक्शन क्यों बनाते हैं अनुराग आप भूल चुके हो, एक बार उसको दोबारा देखिए, समझिए कि फंक्शंस क्यों बनाए जाते हैं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा फंक्शन क्यों बनाए जाते हैं तो उसके बाद समझिएगा कि टेक समथिंग क्यों करते हैं। जब वो भी समझ में आ जाएगा तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ सेम होता है विशाल। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं, टू डायमेंशनल एरे। जितना बता रहा हूं ना उस पर बेस्ड असाइनमेंट मिलेंगे, उनको करना है आपको। इस वीक में कंपल्सरली आपको असाइनमेंट नंबर 14 और 15 करने, थर्सडे के पहले पहले कंप्लीट करने। जान लगा दो ये कंप्लीट होने चाहिए, फंक्शंस पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे थर्सडे को रात को 9 बजे। इसके बाद असाइनमेंट नंबर 16 और 17 रिकर्शन पर बेस्ड है, उसको हम देखेंगे सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे को देखेंगे। और सैटरडे को ही हम अगला टॉपिक भी पढ़ेंगे, स्ट्रिंग्स। तो आज आपको जो असाइनमेंट मिलने वाले हैं, है ना, आज आपको जो असाइनमेंट मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं एरे पर बेस्ड, जो कि शायद होगा 18, 19, 20, ठीक है, 18, 19, 20 इनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें से कम एक डिस्कस करेंगे संडे को, ठीक। इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस वीक में आपको ये पांच असाइनमेंट करने हैं, 14 से लेकर 18 तक। ये तो इसी वीक में खत्म करने हैं आपको, ये पांचों असाइनमेंट हो जाएंगे। आई होप आप में से ज्यादातर लोगों ने 14, 15, 16 कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि इनका डिस्कशन अभी नहीं हुआ है, ये डिस्कशन इसी वीक में होगा। तो अगर आपका वर्क पेंडिंग है तो उसको कंप्लीट करिए, वरना वो क्लास अटेंड करने का मतलब नहीं रहेगा। 17 तक हो गए तो वेरी गुड, आप तो कोशिश करिए 18, 19, 20 भी कर ले जो मैं आज दूंगा। अब टू डायमेंशनल एरे की बात करते हैं, सुनिएगा इसको भी ध्यान से। आप जब एक एरे बनाते हो, जैसे आपने लिखा इंट A6, तो ये कहलाता है वन डायमेंशनल एरे, क्योंकि इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा है। जब आप लिखते हो दो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, तो ये कहलाता है टू डायमेंशनल एरे। मुझे बता सकते हैं डायमेंशन का क्या मतलब होता है? डायमेंशन का क्या मतलब होता है? डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। कितनी डायरेक्शन में आप किसी चीज को मेजर करते हो वो उतने डायमेंशन का कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बोलते हो रेक्टेंगल, तो आप उसे दो अलग अलग डायमेंशन में मेजर करते हो, लेंथ और ब्रेड्थ, इसलिए इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल। जब आपसे बोलते हैं एक क्यूबॉइड, तो इसको आप मेजर करते हो तीन अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसको थ्री डायमेंशनल बोल देते हैं। अब ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में ये कहलाएगा वन डायमेंशनल, एक ही डायरेक्शन में आप इसको मेजर कर पाते हो, वन डायमेंशनल। अगर आप एक पॉइंट की बात करें तो उसको बोलते हैं जीरो डायमेंशन, ठीक है, जीरो डायमेंशन। बट एक्चुअल में जीरो डायमेंशन का कोई फिजिकल मतलब मेजरिंग सिग्निफिकेंस नहीं, ठीक है, पोजिशनल सिग्निफिकेंस है बट मेजरिंग सिग्निफिकेंस नहीं है। तो हमने ये सब ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, तो जो हमारी समझ है डायमेंशन को लेकर वो ज्योमेट्री से इन्फ्लुएंस्ड है, यस और नो। हम लोगों ने जितना भी डायमेंशन का मतलब समझा है वो ज्योमेट्री के इन्फ्लुएंस में समझा है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बुरी बात क्या है,
वो यही है कि हमें फैक्ट्स को याद करवाया जाता है, लेकिन कुछ फैक्ट्स कॉन्टेक्चुअल होते हैं। जैसे कि ये डायमेंशन ज्योमेट्री के संदर्भ में जब पढ़ी जाती है तो बस यही पॉसिबल डायमेंशंस दिखाई देती हैं। आप कोई एक फिजिकल चीज की कल्पना नहीं कर सकते जो 4 डायमेंशन की हो, फिजिकल चीज, या 5 डायमेंशन की हो या 6 डायमेंशन की हो। हम ये कहने लग जाते हैं कि नहीं, इतनी डायमेंशन की तो कोई फिजिकल चीज नहीं हो सकती, तो शायद डायमेंशन 3 के आगे होती ही नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि ज्योमेट्री के कॉन्टेक्स्ट में शायद आपकी बात सही हो, लेकिन डायमेंशन का इस्तेमाल, डायमेंशन शब्द का अर्थ आप केवल ज्योमेट्री के कॉन्टेक्स्ट में ही करोगे, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए आज तक की हमारी अवधारणा को हमें बदलना है। आज तक की जो हमारी सोच है उसको हमें बदलने की जरूरत है, उसको तोड़ने की जरूरत है। जब तक हम उस पुरानी विचारधारा को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमें दुनिया नजर नहीं आएगी। कई बार हम छोटे शहर कस्बों में रहते हैं, पुराने रीति रिवाज और सोच से बंधे हुए रहते हैं, तो हम लोग बेसिकली एक दायरे में कैद होते हैं और हमको लगता है दुनिया इसी दायरे के अंदर जो नियम है उसी के आधार पर चलनी चाहिए। और जब हम इस दायरे से बाहर निकल के दुनिया को देखते हैं तो हम असहज हो जाते हैं। हमको ऐसा लगने लगता है कि दुनिया में सब कुछ गलत चल रहा है। हम लोगों को लगने लगता है कि ये तो गलत है, जबकि हम अभी तक एक दायरे में कैद थे और उस दायरे के अंदर जो नियम काम करते थे, चाहे वो एक समाज के नियम हो, घर परिवार के नियम हो, या कोई सब्जेक्ट के नियम हो, वो सारे फैक्ट्स उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड ही होते हैं। अगर हम इस दायरे से किसी तरीके से बाहर निकल पाए, इसको तोड़ के बाहर निकल पाए, तो हमें पता चलता है कि दुनिया में और क्या क्या चीजें हैं, और हमें समझ में आता है कि जिसको हम सही या गलत के तराजू में तौल रहे थे, उसको देखने का नजरिया लोगों का अलग अलग है। तो बाहर निकलकर हम चीजों को ज्यादा एक्सेप्ट कर पाते हैं। इससे हमारा अहम भी कम होता है, अहंकार भी कम होता है, और लोगों की जो अलग अलग सोच है उसको अपनाने के प्रति भी हम लोग ज्यादा जागरूक होते हैं। क्या बात कह रहा हूं मैं क्या पढ़ा रहा हूं और कहां पहुंच गया? ये तो पॉलिटिकल साइंस की तरफ भी चला गया और दर्शन शास्त्र की तरफ भी चला गया, नहीं क्या? हम्म। पर जो मैं कह रहा हूं ना वो बहुत रिलेवेंट है। वो ये जो बात है ना, ये कई जगह पर एप्लीकेबल हो जाएगी। जैसे जैसे हम एक गांव में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, छोटी जगह में रहते हैं, वहां हम ये देखते हैं कि घर परिवार में जो पिता है वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं और पैसा कमा कर लाते हैं। हम देखते हैं कि वहां परिवार की जो महिलाएं हैं वो घर में खाना बना रही हैं, साफ सफाई का काम देख रही हैं, बच्चों के लालन पालन का काम देख रही हैं, और हम देख रहे हैं कि आस पड़ोस में सभी जगह ऐसा ही हो रहा है और ये एक सामाजिक व्यवस्था है। और फिर हम जब निकल कर जाते हैं दूसरे शहर में, एक बड़े शहर में जाते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि नहीं, वहां पर तो उल्टा भी हो रहा है, कि वहां पे वो जो आदमी है वो घर पे काम कर रहा है और जो उसकी पत्नी है वो बाहर जाके काम कर रही है। पहली बार इस तरह की चीज को देखने पर हम असहज हो जाते हैं और हमें लगता है ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि हमारे समाज में तो ये नियम के विरुद्ध हो गया। समझे मेरी बात? कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, तो सही गलत की डेफिनेशन हमारी चकनाचूर हो गई। और मैं कहता हूं चकनाचूर होना चाहिए, इसलिए ट्रैवल करो, जीवन में जितना ज्यादा हो सकता है ट्रैवल करो, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा अलग अलग सोच को समझो। उसके बाद फिर तुम्हारा अहंकार कम हो जाएगा और तुम लोग सबको अपनाने लग जाओगे। इसी प्रकार से डायमेंशन का जो मतलब तुमने मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है वो एक मतलब है और उस कॉन्टेक्स्ट में सही भी है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, तो मैं तुम्हें एक जेनेरिक सोच बनाने को कह रहा हूं कि डायमेंशन का अर्थ सही मायनों में समझने के लिए जो व्यापक स्तर पे हो, जो यूनिवर्सली ट्रू हो, ऐसा मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब असल जिंदगी में कोई चीज 1 डायमेंशन में है तो उसको स्टोर करने के लिए 1 डायमेंशनल एरे बनाओ, और 2 डायमेंशनल में है तो उसे टू डायमेंशनल एरे में बनाओ। 3 डायमेंशन भी हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। 3 डायमेंशन भी हो सकता है। हो सकता है कि मैंने इस तरीके से एक एरे बनाया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं, तो ये 3 डायमेंशनल एरे हो गया। तो एरे कितनी भी डायमेंशन का हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल 3 डायमेंशन तक होगा, तो ऐसा नहीं है। एरे कितनी भी डायमेंशन का हो सकता है, 4, 5, 10, 20, 50, कितनी भी। हाँ, प्रैक्टिकली कितनों की जरूरत पड़ती है ये बात अलग है, लेकिन सिचुएशन हम
समझ सकते हैं कि कितनी भी डायमेंशन की हो सकती हैं, पर जब तक हम ये फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सोचते रहेंगे हम शायद इस बात को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस सोच को अभी साइड में रख दो और अब डायमेंशन का सही अर्थ अलग नजरिए से समझने की कोशिश करो। हमें कब वन डायमेंशनल एरे बनाना है, कब टू डायमेंशनल एरे बनाना है, कब थ्री डायमेंशनल एरे बनाना है, इस सोच को हमें समझना पड़ेगा। पर पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि वन डायमेंशन और टू डायमेंशन में फिजिकली क्या फर्क है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर एक एरे बनाया हुआ है इंट A6, तो क्या हो रहा है, तो एक एरे बन रहा है, लगातार में मेमोरी कंज्यूम हो रही है, और कितने वेरिएबल्स इसके अंदर बने हैं, 6 वेरिएबल्स बने हैं। 6 वेरिएबल्स हैं, इनके इंडेक्स होंगे 0 1 2 3 4 5। ये हमारा ए एरे है। अगर मैंने एक टू डायमेंशनल एरे बनाया हुआ है 2 3, तो आप सिंपली इन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब एरे को डिक्लेयर किया जा रहा है उस समय जो नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 3 हो जाएगा 6। इसका मतलब यहां पर भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स 6 ही बनने वाले हैं, और वो भी लगातार में बनने वाले हैं। अब हमको ये लगेगा अगर ऐसा है तो वन डायमेंशन और टू डायमेंशन में फर्क ही क्या है, दोनों से तो बराबर ही मेमोरी कंज्यूम हो रही है। यस, मेमोरी के कम या ज्यादा रिक्वायरमेंट के कारण मैं वन डायमेंशन टू डायमेंशन का चुनाव नहीं करता। मेमोरी कितनी चाहिए इस आधार पे मैं ये तय नहीं करता कि वन डायमेंशनल एरे बनाना है कि टू डायमेंशनल एरे बनाना है, बल्कि ये समझने की कोशिश करता हूं कि जिस डेटा को मुझे एरे में रखना है वो डेटा असल जिंदगी में वन डायमेंशनल वैल्यूज हैं या टू डायमेंशनल वैल्यू। जब तक हमें वो बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम ये नहीं चुन पाएंगे कि हमें एरे किस तरह का बनाना है। वरना दोनों ही एग्जांपल में आप देखिए वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल में सेम अमाउंट की मेमोरी कंज्यूम हो रही है। तो फर्क कहां आता है, फर्क आता है इसकी इंडेक्सिंग में। फर्क आता है इसकी इंडेक्सिंग में। कैसे आता है फर्क, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने देखो दूसरे वाले एरे की इंडेक्सिंग नहीं लिखी अभी। क्यों नहीं लिखी, क्योंकि इस समय इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 जैसी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखी। इसकी इंडेक्सिंग अलग स्टाइल से होगी। इसकी इंडेक्सिंग सही लिखी है, पहले वाली की वन डायमेंशनल एरे की इंडेक्सिंग सही लिखी हुई है। तो अभी इंडेक्सिंग को समझने के लिए हम पहले रियल वर्ल्ड के उस डेटा से मिलते हैं जो डेटा वन डायमेंशनल है। अच्छा चलो, मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर मेरे पास 10 इंटीजर वैल्यूज हैं, सुनना ध्यान से और सही जवाब देना, तुरंत जवाब देना चैट बॉक्स पे। मान लो मेरे पास 10 इंटीजर वैल्यूज हैं, उनको मुझे स्टोर करना है, वेरिएबल बनाना है। मुझे 10 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने चाहिए ABC करके, या एक एरे बनाना चाहिए 10 साइज का। क्या करना चाहिए, तुम क्या करोगे? तुम लोगों ने बिना सोचे समझे आंसर दे दिया एरे, जो कि आंसर गलत है। अब तुम्हें बात समझ में आ गई होगी कि मैं जो कह रहा हूं उसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि तुम अभी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि एरे बनाने की जरूरत है, जबकि तुम्हें यहां सवाल पूछने की जरूरत थी, क्योंकि अभी जितना मैंने बताया उस आधार पर यह तय करना नामुमकिन है कि यहां पे मुझे 10 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने हैं या फिर एक एरे बनाना है। सच्चाई यह है कि पहले तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि ये 10 इंटीजर्स डेफिनेटली सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन ये वैल्यूज किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक डेटा है तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं, दूसरा डेटा है आज की डेट, तीसरा डेटा है तुम्हारे ATM का पिन नंबर, चौथा डेटा है तुम्हारे घर में टोटल कितने मोबाइल फोन्स हैं। समझ में आ रही बात? मैं ऐसे करके तुम्हें 10 वैल्यूज बोल रहा हूं। पांचवा डेटा है तुम्हारे फादर की एज, छठवां नंबर है तुम्हारे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का नंबर। सब इंटीजर वैल्यूज हैं, सारी इंटीजर वैल्यूज हैं, 10 की 10 इंटीजर वैल्यूज। लेकिन क्या इनमें कोई ग्रुप बनने की संभावना लग रही है? क्या तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि ये वैल्यूज अलग अलग हैं? कुमार जी तुम बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हो बेटा, बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, बहुत बड़ी ब्लंडर कर रहे हो तुम। सुनो जरा ध्यान से। नहीं संदीप, नहीं समझ रहे हो तुम लोग, बीच में ही कंक्लूड करने लगे, बात पूरी सुनी नहीं, समझी नहीं और बीच में कंक्लूड कर रहे हो, इसलिए तुम गलत हो रहे हो। प्लीज बी अ गुड लिसनर, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने तुम्हें 10 इंफॉर्मेशन दी, 10 नंबर्स बताए, इंटीजर्स हैं ये बेशक, लेकिन ये वैल्यूज में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। यस और नो? दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर तो मुझे बताओ, क्या कोई मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें ये डेटा के ऊपर एक साथ ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े?
ये जो 10 वैल्यू है, क्या मैं कभी इनका एवरेज निकालने की कोशिश करूंगा? इट मेक्स नो सेंस, बिकॉज ये 10 वैल्यूज इररिलेवेंट वैल्यूज है और ये वैल्यूज का एवरेज कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है। यस और नो? तो ये 10 वैल्यूज के लिए मैं 10 अलग अलग वेरिएबल्स बनाऊंगा, एरे नहीं बनाऊंगा। एरे की खास बात क्या है? एरे की खास बात यह है कि उसमें वेरिएबल्स के नाम नहीं होते, इंडेक्स होते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि मैं उनकी वैल्यूज पर ऑपरेशन बहुत इजीली परफॉर्म कर सकता हूं लूप लगाकर। याद है हमने एडिशन करा था एवरेज निकालने के लिए, हमने यूजर से इनपुट लिया था, ये सारे काम करना बहुत आसान हो जाता है। अगर मान लो मुझे सॉर्टिंग करनी है एरे की, तो मुझे सारी वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो मुझे अगर उन 10 वैल्यूज पर एक साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो एरे में रखना ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं है तो 10 अलग अलग वेरिएबल में रखो। राजनील, समझ में आया तुम्हें कि इस एग्जाम्पल में एरे यूज नहीं होगा, 10 अलग अलग वेरिएबल्स यूज होंगे। अब एक और बात सुन, एक और बात सुन, दूसरा एग्जाम्पल। एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सेम टेस्ट दिया है, उसके कुछ मार्क्स आए, तो मेरे पास 10 मार्क्स रखे होंगे, इनको स्टोर करना है। मुझे एरे बनाना चाहिए कि 10 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने चाहिए? इस बार मुझे एरे बनाना चाहिए, क्योंकि लॉजिकली ये डेटा आपस में कनेक्टेड है। ये 10 वैल्यूज एक ही टेस्ट पेपर को 10 स्टूडेंट्स ने दिया है, सेम टेस्ट पेपर को, तो उनके जो मार्क्स हैं वो रखे हुए हैं। अब जैसे मुझे पता करना है हाईएस्ट मार्क्स किसके, तो मुझे इन 10 वैल्यूज को देखना पड़ेगा ना, इनके बीच में कंपैरिजन करना होगा, तब तो मैं बता पाऊंगा हाईएस्ट मार्क्स किसके, लोएस्ट मार्क्स किसके, या कितने लोग पास हुए कितने लोग फेल हुए। ये सारे ऑपरेशंस करने के लिए मुझे इन 10 वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा ना। आई वांट टू एक्सेस ऑल द वैल्यूज, आई वांट टू एक्सेस ऑल द वैल्यूज फॉर सम टास्क। मुझे एवरेज निकालना हो, मुझे हाईएस्ट वैल्यू निकालनी हो, कितने लोग पास हुए, कितने लोग एक निर्धारित मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लेकर आए, ये सब बातें पता करने के लिए मुझे इस एरे पर सभी वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसे केस में एरे बनाना सही है। एरे बनाना सिंटेक्स के हिसाब से तुम्हें कई लोगों ने सिखाया हो शायद, लेकिन एरे कब बनाना है यह भी समझ होना जरूरी है। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, एक क्लास में 10 स्टूडेंट, एक क्लास में 10 स्टूडेंट, ठीक है, एक क्लास में 10 स्टूडेंट है। सपोज करो ये क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट है। तो इन स्टूडेंट्स को मैं लाइन से खड़ा कर देता हूं, इनके इंडेक्स कर देता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनके मार्क्स मैंने स्टोर करने हैं, तो एक वन डायमेंशनल एरे में स्टोर कर लूंगा कि नहीं? एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स मुझे स्टोर करने हैं, तो एक वन डायमेंशनल एरे में स्टोर कर लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमको ये बोलूं कि ऐसी 5 क्लासेस हैं, हर क्लास में 10 स्टूडेंट है, आया समझ में? ऐसी 5 क्लासेस हैं, हर क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो टोटल मिला के 50 स्टूडेंट हो गए। तो क्या मैं क्या मैं एक एरे बनाऊंगा 50 साइज का? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ये गलत होगा। क्यों गलत है? 50 वैल्यूज ही तो है नहीं, पर इससे ये इंफॉर्मेशन नहीं पता चल रही है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी क्लास का है। अगर तुम गिनती कर सकते हो तो एक और डायरेक्शन में गिनती करो, क्लास नंबर 0, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम स्टूडेंट की काउंटिंग कर रहे हो तो दो तरीके से कर रहे हो? एक तुम्हारा डायरेक्शन इधर जा रहा है, एक डायरेक्शन तुम्हारा ऐसा जा रहा है, तो दो अलग अलग डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, इसलिए डेटा 2 डायमेंशनल है। इसमें एक डायरेक्शन तुम्हें बता रही है क्लास नंबर, और ये वाली डायरेक्शन तुम्हें बता रही है स्टूडेंट नंबर। क्लियर? अब जब ऐसे एरे को डिक्लेयर करना है तो 2 डायमेंशनल एरे बनाना है, लिखोगे पहले हायर डायमेंशन लिखना। हायर डायमेंशन क्या होती है? क्लास नंबर। भाई एक क्लास आगे बढ़ जाओगे तो सीधे 10 स्टूडेंट आगे बढ़ जाओगे ना, तो क्लास नंबर इज अ बिगर वैल्यू। तो तुम लिख रहे हो M5, 5 क्लासेस हैं, हर एक क्लास में 10 स्टूडेंट, तो 5 इंटू 10 करके 50 आएगा। यस, समझ में आया? तो अब इंडेक्सिंग कैसे हो रही है? इंडेक्सिंग दो अलग अलग डायरेक्शन में हो रही है। अच्छा, मैंने डायग्राम कैसा बनाया, रोज एंड कॉलम्स वाला? एक्चुअल में डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा, एक्चुअल में डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा। अगर मैंने लिखा हुआ है M5 10, अगर ऐसा लिखा है तो मेमोरी कैसे एलोकेट होगी?
एक एरे है जिसमें इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और ऐसे 5 एरे बने, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे 5 एरे बने, 5 एरे तो इतने एरिया में बन भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसे 5 एरे हैं। ठीक है, 5 एरे हैं ऐसे, और हर एक एरे एक जैसा है ना, 5 एरे यानी 5 एक जैसे एलिमेंट का कलेक्शन है ना। तो ये खुद भी एक एरे जिसका ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आया समझ में? तो एक्चुअल में मेमोरी लगातार में ही मिलती है। हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए उसे रोज एंड कॉलम्स में बना लेते हैं, पर एक्चुअल में ऐसे बनता है। तो अब इसमें क्या होता है ना, ये हायर इंडेक्स जो है ना, ये वाला है, और लोअर इंडेक्स जो होगा वो ये वाला है। ठीक, तो मैं अगर लिखता हूं M00, तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैं बात कर रहा हूं पहले वाले वेरिएबल की। मतलब 0 इंडेक्स मतलब ये वाला एरे, उसमें 0th नंबर का वेरिएबल। क्लियर? तो अगर मुझे इस वाले वेरिएबल को एक्सेस करना है, ये इंडेक्स 3 पे जो रखा हुआ है, ये वाला, तो इसको कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा M23, ठीक है, 2 ये और फिर 3 ये, हायर इंडेक्स पहले, लोअर इंडेक्स उसके बाद। आया समझ में? पर ऐसे एरे को हैंडल करने के लिए अगर तुम्हें इसमें वैल्यूज इनपुट करानी है तो कैसे कराओगे? तुम्हें लूप लगाना पड़ेगा। जैसे स्कैनफ से इनपुट कराओगे ना, 50 वैल्यूज इनपुट करानी है, तो तुम लूप भी 2 लगाना। एक लूप लगाना हायर इंडेक्स के लिए जो पहले लगेगा, लेस देन इक्वल टू 4 आई प्लस प्लस, और फिर इसके अंदर एक और लूप लगाना, आई की वैल्यू, नहीं आई नहीं, अब जे जे वेरिएबल ले लो, जे वेरिएबल, जे की वैल्यू 0 से लेकर जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 तक, जे प्लस प्लस। इन लूप की नेस्टिंग हो रही है। इसके अंदर हमने स्कैनफ लिखा, परसेंट डी लगाया, और यहां लिख रहे हैं एड्रेस ऑफ M I J। समझ में आ रहा है? 2 इंडेक्स है ना, इस बार 2 इंडेक्स है, 2 डायमेंशनल एरे में 2 इंडेक्स है, 3 डायमेंशन में 3 इंडेक्स हो जाएंगे, तो 3 लूप लगाना। क्लियर हुआ? तो आप इससे, ये 50 बार चलने वाला है स्कैनफ, 5 बार ये चल रहा है, 10 बार ये चल रहा है, तो 5 इंटू 10 50। तो अब आपको समझ में आया, जब मैंने यहाँ पे लिखा 2 3, तो इसका मतलब क्या हुआ बता सकते हो? 2 क्लासेस हैं, हर एक क्लास में 3 स्टूडेंट है, तो इधर इंडेक्सिंग बता सकते हो कैसे होने वाली है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ इंडेक्सिंग आपको कैसे होने वाली है बताओ। 2 डायमेंशनल एरे को आप एरे ऑफ एरेज भी बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, कितने एरे बन रहे हैं? देखो, एक 2 डायमेंशनल एरे बन रहा है, ये एक 2 डायमेंशनल एरे बन रहा है। एक 2 डायमेंशनल एरे एक्चुअल में बहुत सारे 1 डायमेंशनल एरे होता है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने 1 डायमेंशनल एरे बन रहे हैं, इधर कितने 1 डायमेंशनल एरे बन रहे हैं? 5। एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5, ठीक है, 5 1 डायमेंशनल एरे बन रहे हैं, और हर एक 1 डायमेंशनल एरे में 10 वेरिएबल्स हैं इन टाइप के। तो यहाँ पे 2 1 डायमेंशनल एरे बन रहे हैं, और हर एक के अंदर 3 ब्लॉक्स हैं, तो 2 1 डायमेंशनल एरे बन रहे हैं। तो ऐसे सोचो, एक एरे यहां से यहां तक है, दूसरा एरे यहां से यहां तक है, 0 और 1, ठीक, और ये हो गया 0 1 2, 0 1 2। वैसे भी इस 2 का मतलब है 0 से 1 तक जा सकते हैं, इस 3 का मतलब है 0 से 2 तक जा सकते हैं, जैसे 6 का मतलब है 0 से 5 तक जा सकते हैं। क्लियर? यस, तो B00 पहला वेरिएबल है, B01 दूसरा वेरिएबल है, B02 तीसरा वेरिएबल। ऐसे ही फिर B1 कर देना, 10 11 12, तो ये अगले 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया 2 डायमेंशनल एरे? कब बनाना है, क्यों बनाना है, समझ में आ रहा है? और इसी तरीके से मल्टी डायमेंशनल एरे हो सकता है, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशन, कितना भी हो सकता है डायमेंशन। मल्टी डायमेंशनल एरे भी हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल एरे। अच्छा सोचो, एक क्लास में 10 स्टूडेंट है,
एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो एक एरे बनेगा। एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस और नो? तो एरे कैसे बनेगा? इंट ए 10। यस, सभी को समझ में आया? ओके। अच्छा, अगर मान लो एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ऐसी 4 क्लासेस हैं, ऐसी 4 क्लासेस हैं, ठीक? ऐसी 4 क्लासेस, तो ये 2 डायमेंशनल एरे बन रहा है। आ रहा है समझ में? ये 2 डायमेंशनल एरे बन रहा है। तो इसको कैसे डिक्लेयर करोगे? इंट ए 4 10। क्लियर? इंडेक्सिंग में ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। आई बात समझ में? ओके। अगर इस पूरे को देखो, तो ये 4 1 डायमेंशनल एरेस का एक 2 डायमेंशनल एरे है। यस, यस। और मैं कह रहा हूं ऐसे 3 3 को बनाने की जगह नहीं, पर 3 3 2 डायमेंशनल एरे हैं। मतलब ऐसे सोचो कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट थे। अब मैंने कहा एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, पर ऐसी 4 क्लासेस का एक इंस्टीट्यूट है। पर सोचो ऐसे 3 इंस्टीट्यूट्स हैं। आया कुछ समझ में? ऐसे 3 इंस्टीट्यूट्स हैं। ऐसे 3 इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं जानता हूं काफी छोटा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, है ना? एंड ये हो गया पूरा 0 1 2। आ रहा है समझ में? ये 3 डायमेंशनल हो गया। इसको कैसे डिक्लेयर करोगे? इंट ए 3 2 डायमेंशनल एरे हैं। हर एक 2 डायमेंशनल एरे में 4 1 डायमेंशनल एरे हैं, और हर एक 1 डायमेंशनल एरे में 10 इंट वेरिएबल्स हैं। ये 3 डायमेंशनल एरे हो गया। आया अच्छे से समझ में? यानी 3 इंस्टीट्यूट है ना, पर सोचो ऐसे 3 इंस्टीट्यूट का एक जोन बना ले तो। हम्म, ऐसे 3 इंस्टीट्यूट्स का एक जोन बना ले। बनाता हूं। ऐसे 3 इंस्टीट्यूट्स का एक जोन बना लेते हैं, और ऐसे 4 जोन है। ठीक है, ऐसे 4 जोन है। ऐसे 4 जोन है। ऐसे 4 जोन। 4 जोन है। जगह कम पड़ने लगी है ना? तो 4 जोन। तो ये पूरा एक जोन आने वाला है 0 1 2 3। ये 4 जोन है। आया क्या समझ में? ऐसा।
आया समझ में? तो फिर इसको कैसे डिक्लेयर करोगे? 4 जोन है, हर एक जोन के अंदर 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर 4 क्लासेस हैं और हर क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स। क्या अब तुम समझ पा रहे हो कि डायमेंशन 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, बट डायमेंशन बढ़ती जा रही है। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके अनुराग, आपको समझ में नहीं आया? क्या दिक्कत जा रही है अनुराग? अनुराग समझ में नहीं आया क्या अभी तुमको? बताओ मुझे क्या डाउट है तुम्हारा। तो मल्टी डायमेंशनल हो गया ना इसमें। मल्टी डायमेंशनल का मतलब एक से ज्यादा, कितनी भी डायमेंशन हो। अब मैंने तुम्हें सिलसिलेवार एक एक बताया कि डायमेंशन कैसे बढ़ती है। नहीं आया? डायग्राम बनाने के बाद भी नहीं आया समझ में? अच्छा चलो ठीक है, अनम्यूट करता हूँ, शायद पता चले मुझे। अनुराग अनम्यूट किया है, बोलो क्या डाउट? कि हाँ ये बोलिए जो बोलिए। इससे पहले वाला तो इससे पहले वाला सब समझ में आ गया था, लेकिन मल्टी डायमेंशनल नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया? मैंने इतनी देर से काफी कुछ बोला है, कुछ बात तो समझ में आई होगी। नहीं, जैसे ये इंस्टीट्यूट का जो ये बोल रहे थे ना, जैसे मैंने एक तीन रियल इंस्टीट्यूट वर्ल्ड है की एनालॉजी दी थी। हाँ एक मतलब आप पूछोगे ना कि भाई ऐसा कब होता है, इसकी जरूरत कब पड़ती है, तो मैंने जरूरत भी बता दी आपको। मैंने कहा एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, उनके मार्क्स रखते हैं, तो आप 1 डायमेंशनल एरे बनाओगे। और मैंने कहा हम्म, अगर ऐसी 4 क्लासेस हैं, 4 क्लास का एक इंस्टीट्यूट है, ये 2 डायमेंशनल हो तो जाएगा। ये 2 डायमेंशनल एरे हो गया। ये एक हम्म, इंस्टीट्यूट है ना, एक इंस्टीट्यूट 4 क्लास में का 4 क्लासेस हैं। 4 क्लास है। अब हाँ मैं हाँ, कह रहा एक हूं इंस्टीट्यूट ऐसे 3 इंस्टीट्यूट्स हैं। जिसमें 4 क्लास है और उसमें 10 हर एक क्लास में 10-10 अब आ गया होगा बच्चे तुमको हैं। समझ में? हाँ, आप समझ में आ गया। जो मैं 15 मिनट और से सर पढ़ा ये रहा हूँ वो समझ में नहीं आया, 1 मिनट में समझ में आ गया? क्या बात है। हाँ सर, वो बोलो। सर ये नीचे वाला सर, फिर ये नीचे वाला भी अरे एक इसको स्टेप और करके आगे थोड़ा बढ़ सा। जाओ। मैंने कहा हम्म, ये ये 4 क्लास, ये 3 क्लासेस मिलके, सॉरी 3 इंस्टीट्यूट मिलके एक जोन है। अच्छा, एक जोन में 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक। अब ऐसे ऐसे 4 जोन बन गए। 4 जोन है, उसमें 3 इंस्टीट्यूट है, 4 4 जोन, क्लास है, 10 बच्चे हर हैं। जोन के अंदर 3 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, हाँ 4 सर, समझ में आ गया है सर। ना? ठीक है। सर सर एक चीज़ और है सर। हाँ सर क्या है ना कि सर मेरा जॉब रहता है, सर मेरा मंडे टू फ्राइडे जॉब रहता है। ठीक है। और क्या है कि इसमें हम नोट्स बनाना सर मेरा बहुत मुश्किल है, हम वीकेंड में ही बनाते हैं। और हाँ मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, इलाहाबाद चला गया था डायग्नोसिस कराने के लिए, उसमें कुछ मेरे क्लास में छूट गया है। 2 नोट्स साल बनाते तक हैं रहेगा प्रीवियस ये वाला। कोर्स आपके पास। हाँ 2 साल तक रहेगा, आप अपनी स्पीड से काम करिए। सर, एक चीज़ और, आपका जो पीडीएफ जो सर आप उसमें अटैचमेंट जो रहता है, उसमें आपका जो कोडिंग जितना भी कराते हैं उसका पूरा नहीं रहता है, बस लॉजिक थोड़ा बहुत दिखता है, उसमें पूरा नहीं रहता है सर। प्रोग्राम्स यहाँ पे जरूरी, जैसे पिछली क्लास में जो प्रोग्राम हुआ था वो मैंने आपको दे दिया था। हाँ मतलब जैसे कि देखते हैं कि पूरा नहीं रहता, वीडियो वीडियो में ही सब पूछना पड़ता है, नहीं ये नहीं, थोड़ा मुश्किल हो मैंने जाता है सर। पिछली क्लास में जो प्रोग्राम बनाया, पूरा असाइनमेंट का सोल्यूशन बनाया, वो पूरा का पूरा मैंने दे दिया। आप डाउनलोड भी कर सकते हाँ हैं इसको। हाँ, इससे पहले वाला बात करें सर, एक ऐसा चीज़ हाँ बताइए जिसमें क्या उससे कि पहले हम। नहीं किया होगा। नहीं तो देखो सुनो, हाँ प्रॉब्लम्स आपको ही सॉल्व करनी है। हाँ ये हाँ। तो मैंने सपोर्ट दे दिया कि चलो ठीक है आपके पास ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आ जाएंगे। वो सॉल्यूशंस को जमा करने से कुछ नहीं होगा, है ना? वो तो आपके पास इकट्ठा हो भी जाएगा तो उसका क्या यूज है? कोई यूज हम्म। नहीं है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होनी चाहिए, जिसके लिए प्रैक्टिस करना ही इंपॉर्टेंट है। तो सर आप इस, एक ऐसा मेथड बताते हैं कि सर हम लोग के लिए आसान हो जाता है, कि जैसे कि आपका जैसे हम लेक्चर अटेंड किए, तो हाँ फिर आप हम इस चीज़ को कैसे नोट्स बनाएं कि मतलब कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नोट्स मतलब हाँ कि टू द पॉइंट रहे सब कुछ, देखो, ज़्यादा नोट्स भी वो बनाने नहीं के लिए रहे। जितना ज्यादा टाइम दोगे उतने अच्छे नोट्स बनेंगे। तो अब सबका यूज केस अलग अलग है, किसी के पास टाइम है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम है पर वो टाइम देना नहीं हम्म। चाहता है, कई बातें होती हैं। तो आपको हम्म जितना टाइम मिल रहा है उस हिसाब से आपको नोट्स बनाना है। जैसे अगर मेरे पास बहुत कम टाइम होगा तो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि जो पीडीएफ फाइल आपको मिल रही है आप उसको डाउनलोड कर लें।
ठीक है। और जो भी आपको लग रहा है बीच में से हैंड रिटन नोट्स अपने बना लें, बीच बीच की चीजें, और उसको मिला के एक प्रिंट आउट निकाल के आप रख लें। हर चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं, कुछ चीज प्रिंटेड फॉर्म में भी रहेगी, तो आप उससे कम टाइम में भी बना सकते हो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है सभी लोगों को। और अब नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को होगी, जिसमें हम डाउट हैंडलिंग करेंगे, जो कि रात को 9 बजे होगी। उसके बाद सैटरडे को क्लास होगी, जिसमें हम स्ट्रिंग्स भी पढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, असाइनमेंट नंबर 14 से 18 तक 100% अटेम्प्ट कर लीजिएगा, सो दैट कि जो कमिंग वीकेंड पे क्लासेस आने वाली हैं उसमें उनको जब डिस्कस किया जाए तो आपका फुल पार्टिसिपेशन रह सके। ठीक, तो आई थिंक क्लास एंड करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।